जहां जिस चीज से आम आदमी पार्टी बंद हुई, उस चीज के पहले घोषणा में जन स्वराज ने रखा कि हम शराबबंदी को चालू कर देंगे। क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, या हमारी सोच इतनी छोटी है, इसी हम दांव से ही रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी है? तो हमारा सोच ये है कि जो बंदी है ही नहीं, उसको क्यों रखा जाए? सर, वो औरतें जो आज दारू के चलते अपने परिवार को दिक्कत देख रही हैं, उनका दारूबंदी है पिछले 9 वर्षों से, 16 में बंद हुआ था, तो आज तक वो परिवार क्यों बिखर रहा है? उसके पीछे है यही दारूबंदी। आज पुलिस नहीं कर रही है, आज तो पूरी पुलिस प्रशासन, नीतीश जी का सारा महात्मा लगा हुआ है दारू के व्यापारियों को पकड़ो और पैसे लो। जन स्वराज जब सत्ता में आएगी तो लोगों को डिसिप्लिन सिखा देगी कि कितना दारू पीना है। जी, सिखाएगी। जन स्वराज को एक बीजेपी की बी टीम कही जाती है, और यही चीज अवैसी की पार्टी को भी कही जाती है। आपकी तो बहुत सोशल मीडिया टीम है, कैंपेन बहुत चलता है, बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं आप सब, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उसका आप जान रहे हैं अवैसी की पार्टी की तरफ सीट, आप जान रहे हैं कि बाकीपुर से हमारे इनकम्बेंट विधायक नितिन नवीन जी, सर आपके अनुसार उन्होंने कैसा कार्य किया? किसी कार्यों के लिए, आम पब्लिक के किसी समस्याओं के समाधान के लिए 20 वर्षों में तो वो नहीं गए। लगभग 10 से 15 लोग 10,000 की आबादी में हमेशा हॉस्पिटल में गंदे पानी पीने की वजह से रहा करते। आज भी ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनके कॉलोनी में कोई सुविधाएं नहीं है। न सड़क है, न पानी है, न नल जल है, न स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, न शिक्षा की कोई सुविधा है। आप एक लाइन में यह कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी नारकीय बनी हुई है। एक अच्छी सड़क भी वो ड्रेनेज बनाने के चक्कर में सड़क टूटा हुआ मिलता है, जिसे 24 घंटे में दुरुस्त किया जाना चाहिए, वो 2 महीने में भी नहीं हो पाता है। पटना वासी इन चीजों से परेशान हैं, और वो कमीशन के चक्कर में जो भी काम होता है, जैसा सुनता हूँ कि हर विधायक, हमारे नितिन नवीन जी भी 30% कमीशन लेते हैं, बगैर कमीशन लिए अवार्ड नहीं करते। तो आप करप्शन का काम लगा रहे हैं? जी, मैं लगा रहा हूँ, मैं करप्शन का चार्ज लगा रहा हूँ। पूरी सरकार का नगर निगम वहां जाती है किसी ऑफिसर के घर के पास, वो दिन में 4 बार झाड़ू लगाता है, लेकिन जहां सफाई चाहिए, जो गंदगी में जी रहे हैं, उनके पास कोई नहीं देखने वाला होता है। आपके मुखिया पीके जी ने कहा कि 1 साल में पलायन रोक देंगे। सूत्रधार प्रशांत जी ने तो शायद अधिक वक्त ले लिया है, या 6 महीने में पॉसिबल। आज यही बिहारी नहीं कम से कम 4 से 5 देश का निर्माता रहा, लेकिन हमारी सोच हमेशा छोटे छोटे देव तक क्यों रहती है, हमेशा पापड़ तिलौरी नाइट तक ही क्यों सीमित रहेंगे हम सर? ममता बनर्जी का कैंपेन के समय एक कैंपेन जो चुनावी इंटरेस्ट में था कि बिहारियों को भगाओ। सर, वो कैंपेन भाजपा द्वारा चलाया गया था। सबसे अधिक गुंडा तो भाजपा में भरा हुआ है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये सब इन लोगों का जो मानसिकता है, वो मानसिकता ही पॉलिटिक्स हो चुका है। यूपीएससी का जो मूवमेंट हुआ, बहुत जन आक्रोश हुआ, क्योंकि वो चाह रहे थे, सीट को धड़ल्ले से बेचा गया था। आज भी हम लोग कैमरे पे कर रहे हैं कि बीपीएससी के सीट्स को बेचा गया था। इलीगल प्रॉपर्टी देखने घोषणा देखे तो देखा जाए तो क्या आधा जो भी हो जाए, जितने बड़े बड़े लोगों का घर टूटेगा, जितना भी टकराना पड़ेगा टकरा जाऊंगा, लेकिन नहीं रहने दूंगा 1 इंच इंक्रोचमेंट या छोटा से छोटा गंदगी बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं रहा। आरजेडी में उपाध्यक्ष थे राहुल जी प्रकोष्ठ, क्या कारण है आखिर आप पार्टी को छोड़ रहे हैं? कहाँ ऐसा लगता है कि जन स्वराज बस आम आदमी पार्टी जैसा ही प्रयोग है? क्या चेहरे नए हैं पर नमस्कार, जय मिथिला, जय मगध, जय अंग और जय बिहार। आप सुन रहे हैं बिहार की गूंज, जहां गूंजते हैं सवाल शब्दों में और जवाब जमीन पर। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, जो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। हमारे साथ है बिहार जन स्वराज के वरिष्ठ नेता, वेल एज फाउंडेशन के डायरेक्टर और बांकीपुर से 2025 के लिए संभावित विधायक उम्मीदवार श्री पीके मिश्रा जी। एक ऐसा नाम जो बदलाव की बात करता है, और एक ऐसा आंदोलन जो अब पार्टी बन चुका है। क्या ये एक नया विकल्प वाकई विकल्प है, या एक और प्रयोग? तो चलिए जानते हैं, क्या बांकीपुर की गलियों में अब वाकई कुछ बदलेगा, या सिर्फ आवाजों का शोर ही रहेगा? चलिए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान श्री पीके मिश्रा जी से। पीके मिश्रा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका आभार, आपने हमें बुलाया और बिहार की गूंज के लिए हम यहाँ आए। बिहार की गूंज की समस्त टीम को मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो सर, आपकी पहचान देखा जाए तो आपने एयरफोर्स से अपने करियर शुरुआत की, उसके बाद समाज सेवक बने, उसके बाद आज जन स्वराज के साथ जुड़े हैं। तो एक आंदोलन से पार्टी बनने का सफर जो आपने जन स्वराज का देखा, उसका कैसा अनुभव रहा सर आपका?
अच्छा सवाल आपने सबसे पहले किया। जैसा दिख रहा है, जब हम लोगों ने जनसुराज अभियान को शुरू किया था, आंदोलन नहीं अभियान, जी तो हम लोग गांव गांव गली गली पदयात्रा में निकले थे जी और लोगों को जगाए थे। जी लोग जगते गए, कारवां बढ़ता गया और आज एक यह विशाल पार्टी के रूप में खड़ा हो गया, जी। जहां 2 अक्टूबर को हम लोगों ने 1 करोड़ से अधिक संस्थापक सदस्य को बनाकर पार्टी की घोषणा की। जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है बदलाव लाना। जी बिहार की जनता पिछले 35-40 वर्षों से तरस रही है एक अच्छे जनप्रतिनिधि के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए। हमारा मुख्य मकसद है कि हम बिहार की जनता, एक एक जनता, गरीब से गरीब लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। जी उसी बदलाव के तहत जनसुराज पार्टी की स्थापना हुई और हम लोग दिन रात बदलाव के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सर, एक आंदोलन से शुरू हुआ ये पार्टी, और सॉरी ये एक अभियान से हुआ, शुरुआत हुई और आज एक पार्टी का शक्ल ले चुका है। देखा जाए तो क्या पूरे कार्यकर्ता इससे संतुष्ट है कि हाँ, हमें आज पूरी तरीके से पॉलिटिकली इन्वॉल्व होकर ही बदलाव लाना है सिस्टम में? सर, जब तक आप समाज में आगे बढ़कर अभियान को नहीं बढ़ाएंगे, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक बदलाव नहीं लाया जा सकता है। और बदलाव लाने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। सत्ता में रहकर हम लोग बदलाव को ला पाएंगे, यह हमें विश्वास है और वह विश्वास हकीकत में बदलेगा नवंबर में। तो कहा जाए सर कि जनस्वराज के जितने भी सदस्य हैं, उनका ये मानना है कि सत्ता हासिल करके ही बदलाव लाई जा सकती है। बगैर सत्ता में आए बदलाव का प्रभाव आप अधिक नहीं प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सत्ता की आवश्यकता है। हमें सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं चाहिए। जी हमारे यहाँ जितने भी हैं, हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, शायद किसी चीज की उनको कमी नहीं है। और अधिकांश लोग बड़े पदों पर आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें किसी सांसारिक चीजों की लालसा नहीं है। लेकिन बदलाव के लिए जब तक आपके हाथ में पावर नहीं होगा, आप अपने तरीके से जितना आपकी चाहत है बदलने की, जिससे लोगों के जीवन पे प्रभाव हो, जो लोगों की जिंदगी बदले, उसके लिए बदलाव और सत्ता की आवश्यकता है। सर, आपने वायुसेना से अपना करियर स्टार्ट किया, उसके बाद समाज सेवी में रहे और आज पार्टी में है। ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सफर कैसा रहा आपका? मैं आपको बताऊं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ को कंप्लीट करते हुए ही एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन से हमारी जॉब हुई। इंडियन एयरफोर्स में 84 to 99 मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक से रिटायर किया। उसके बाद मैं ठान लिया कि मैं यहाँ समाज के लिए कुछ करूँ। अपने लिए मैं बहुत कुछ कर लिया। वेलनेस फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, वो बुजुर्गों पे काम करती है। आज हमारी सरकार बुजुर्गों को 400 रुपये पेंशन दे रही है। शायद वो मजाक है उनके साथ, उनके बुजुर्गियत पे शायद मजाक, वो भी शायद सभी को नहीं मिलता। हाँ, सभी को तो नहीं ही मिल रहा है, लेकिन जिनको मिल भी रहा है तो उसके लिए उन्होंने अलॉट कर रखा है 400 रुपये प्रति माह, जिस 400 रुपये में सुबह शाम का 2 चाय नहीं होगा। तो ये उनके साथ एक क्रूड मजाक है। तो मैं जो वेलनेस फाउंडेशन को चलाते हुए में मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, सिस्टम को बदलने के लिए और बदलाव लाने के लिए हमें भी राजनीतिक मंच पकड़ना होगा। मैं इस नाते जनसुराज से जुड़ा और बदलाव के लिए दिन रात लगा हुआ रहता हूं और बदलाव ला कर छोड़ूंगा। इस नवंबर में बिहार की जनता को बदलाव मिलेगा। बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं सर, आपकी जनता को सलाम है। सर, आप जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिहार का एक बहुत ही, देखा जाए तो टॉप मोस्ट विधानसभा क्षेत्र है बांकीपुर, क्योंकि बिहार की राजधानी का एक विधानसभा क्षेत्र है वो सर, और पूरा फोकस भी रहेगा सर। आपने कहा कि आप समाज सेवी से उठ के आपने लगा कि आपको बदलाव की जरूरत है, तो आप राजनीतिक दल से जुड़ना जरूरी है। जो ट्रेंड देखा गया है सर कि टिकट पाने के लिए, क्योंकि आप उम्मीदवार है, घोषित उम्मीदवार है बांकीपुर से, तो सर जो बाकी पार्टी या जो सुनने में आता है कि भाई टिकट लेने के लिए एक बड़ा पैकेज देना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जी, मैं समझ रहा हूं। तो क्या आपको भी उस दौर से गुजरना पड़ा है या फिर जनस्वराज एक बिल्कुल ही अलग सोच है? जनसुराज का मतलब ही होता है, जन का मतलब जनता और सुराज का मतलब सुंदर राज।
अगर हमारी परिकल्पना जनता का सुंदर राज बनाने का है, तो फिर यहाँ जो बाकी दलों में टिकट लेने के लिए इधर उधर का उपाय किया जाता है, वह हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति अगर वो समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, समाज में उनकी सेवा देखी जा रही है, तो वो भी टिकट के हकदार हो सकते हैं। पैसा उनके पास हो ना हो, वह पार्टी देख लेगी। हमारे यहाँ पैसों का कोई महत्व नहीं। तो सर, जब जन स्वराज की स्थापना हुई और कई बार ऐसे मंचों में कहा गया कि एक सर्वे कराया जाएगा और जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो क्या ये एक सर्वे के थ्रू हुआ या फिर किसी कंडीशन के थ्रू हुआ ये सिलेक्शन? आपके अनुसार क्या रहा प्रक्रिया? सर्वे चल रहा है, सर्वे चलता रहेगा जी। जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जी। जिनकी कार्य प्रणाली क्षेत्र में इतना प्रभावी रहा जी। कि उनको आगे बढ़ने का मौका लगभग मिल चुका है, उनकी उम्मीदवारी लगभग तय हो चुकी है। घोषणा होना अभी बाकी है, फॉर्मल घोषणा होने में अभी लगभग 1 महीने तक का समय लग सकता है। लेकिन कुछ उम्मीदवार बिहार में 10-15 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने कार्य के बल पर, अपने किए हुए कार्यों के बल पर, दिन रात के मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पार्टी के द्वारा, पार्टी के संकेत से लगभग पूर्ण हो चुका है। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन कि आप एक जी धन्यवाद। बांकीपुर से चुने गए हैं और आशा है कि आप भी अपना परचम लहराएंगे। लेकिन सर, परचम लहराने के लिए सर एक बहुत टफ कंपटीशन है। आप जान रहे हैं कि बांकीपुर से हमारे इनकम्बेंट विधायक श्री नितिन नवीन जी 59% वोट पाकर चौथी बार एमएलए बने और उनको पद भी मिला, मंत्री भी बने और काफी टफ कंपटीशन। उनके लेगेसी भी पूरे फैमिली का है और पकड़ है विधानसभा में। सर, आपके अनुसार उन्होंने कैसा कार्य किया, क्या किया, क्या लगा कि आप नहीं किया? आपका खुद का एक तरह से एनालिसिस क्या है? जी पंकज सर, आपने कहा कि नितिन नवीन जी 59% वोट लाकर, तो 59% टोटल पोल का वोट वो नहीं लाते हैं। टोटल पोल यहाँ होता, पिछले इलेक्शन में हुआ 35% और उस 35 का 59 उन्होंने लाया। ओवरऑल 59 उन्होंने नहीं लाया है। 35% जो ओवरऑल पोल हुआ उसका 59% उन्होंने लाया। सच्चाई है। बांकीपुर की जनता 4 लाख वोटर्स में से सिर्फ 1,25,000 वोटर्स ही पिछले चुनाव में वोट किए हैं। उसमें उनको 75,000 मिला। कांग्रेस और दूसरे अन्य दलों की यहाँ कोई दावेदारी नहीं रही है, विकल्प यहाँ नहीं मिला है जनता को, इसलिए नितिन नवीन जी को वॉक ओवर मिलता जा रहा। यानी कहा किसी ने कंपटीशन नहीं दिया? नहीं, किसी ने कंपटीशन नहीं दिया, उनको वॉक ओवर मिलता जा रहा है। इस बार मैं मजबूती से हूं और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि नितिन नवीन जी जितना वोट लाए हैं, मैं उतने वोटों से उनको हराऊंगा। सर, वोट एक आंकड़ा है, मेहनत से अफकोर्स आता है और उसकी बातें आपने बताई और आपके हौसले को सलाम भी है। लेकिन सर, आपके अनुसार जो मेरा पहला सवाल था कि आपके अनुसार करंट एमएलए ने क्या किया, क्या नहीं किया? नितिन नवीन जी हो सकता है मंत्री के रूप में बहुत अच्छे वो कर रहे हों, हो सकता है पार्टी के लिए, अपने भाजपा के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हों, लेकिन एक विधायक का काम वो नहीं कर रहे हैं। कभी भी क्षेत्र में वो किसी कार्यों के लिए, आम पब्लिक के किसी समस्याओं के समाधान के लिए 20 वर्षों में तो वो नहीं गए हैं, नहीं देखे हैं। तो जब आप जनता की वोट से विधायक बनते हैं और विधायक बनने के बाद ही आप मंत्री बनते हैं, अगर आप विधायक नहीं होंगे तो आप मंत्री नहीं बनेंगे। तो मंत्री का काम आप जैसा कर रहे हो मुझे उस तरह में नहीं जाना है, लेकिन विधायक का काम वो एक भी दिखा दें पूरी बांकीपुर की जनता कि यह काम विधायक जी ने किया है, तो शायद मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन वो धन्यवाद के लायक है नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सड़क, नाली, गली, आज भी 7 निश्चय नल जल योजना वार्ड नंबर 27 में एक भी अंबेडकर कॉलोनी में एक घर में नहीं है। कचरे का अंबार लगा हुआ है, वहां के लोगों को सही पानी नहीं मिल रहा है जो वो सही पी पाए और स्वस्थ रह पाए। लगभग 10 से 15 लोग 10,000 की आबादी में हमेशा हॉस्पिटल में गंदे पानी पीने की वजह से रहा करते। तो इन चीजों पे उनका कोई निगाह नहीं है।
फलतः अभी हम लोग 22 तारीख को नितिन जी का घेराव करने जा रहे हैं। आम पब्लिक घेराव करने जा रही है। वार्ड 27, वार्ड 22, वार्ड 24, वार्ड 25, वार्ड 36 की जनता उन्हें घेरने जा रही है उनके आवास पे, जिसकी सूचना प्रशासन को आजकल में दे दी जाएगी। जी। तो सर देखा जाए तो आपका कहना यह है कि बेसिक एमिनिटीज जो किसी भी सिटीजन को मिलनी चाहिए वो भी मुहैया नहीं है, कहीं से भी नहीं है। वो कुछ भी विधायक का फर्ज वो अदा कर ही नहीं रहे, कहीं से भी वो विधायक के लायक नहीं रहे। उनके पिताजी बहुत अच्छे विधायक थे, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किया है, उसका इनको 20 साल राज करने का मौका यहाँ की जनता ने दिया। लेकिन अब नहीं, जनता सोच चुकी है, जनता परेशान होके अब यह निर्णय ले लिया है कि पूरे बिहार की तरह बांकीपुर में भी बदलाव चाहिए और बदलाव होगा। तो बांकीपुर क्षेत्र में सर अगर 4-5 ज्वलित मुद्दे जो खास आपके लिए रहेंगे वो क्या होंगे सर? अब मैं बताऊं, बांकीपुर विधानसभा पूरे बिहार का एक ऐसा विधानसभा है जहां रूरल वोटर्स 0 हैं, कंप्लीटली अर्बन वोटर्स हैं। और इस अर्बन वोटर्स में बांकीपुर विधानसभा हाईली रेटेड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, जहां नागरिक के लिए बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। पहले तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसे लोग जो दबे कुचले हैं, हरिजन हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनके कॉलोनी में कोई सुविधाएं नहीं है। न सड़क है, न पानी है, न नल जल है, न स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, न शिक्षा की कोई सुविधा है। आप एक लाइन में यह कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी नारकीय बनी हुई है। आज भी बिहार के कैपिटल में, जो देश बिहार की राजधानी है, उस राजधानी के बांकीपुर जो मोस्ट हाईली रेटेड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, वहां अगर हर घर नल का जल लोगों को नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है उन लोगों को, वहां कचरे का नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो यह शायद विधायक के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। तो आपका कहना है सर कि आप दलित बस्तियों में एक तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जाएंगे, जो मैं समझ पाया, आप हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे, जो मैं समझ पाया, आप सफाई की कोशिश करेंगे, जो मैं समझ पाया। इसके अलावा सर और मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे यहाँ, जैसे मैं आपको बता दूं कि पूरे बांकीपुर और पटना शहर को ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, नाला जितने भी हैं वो कवर्ड नहीं है, साफ नहीं है। अगर सही से उन चीज़ों की व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि एक 4 लेन सड़क बांकीपुर को और पटना को नया मिल जाएगा, जिस पे उनका कोई निगाह नहीं है। तो हमारी चाहत है कि हम कंप्लीटली गंदगी मुक्त स्वच्छ बांकीपुर बना दें। लेकिन सर देखा गया है कि बिहार में पीएमसीएच का विस्तार हुआ, इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नगर निगम प्रोमिनेंट है, कचरा उठाया जा रहा है। अगर आप रोड को खोदें तो जल घर घर जल से पानी पहुंचाई जा रही है। गंगा नदी बगल में है, पटना में पानी का सरप्लस है, और हाँ नाला का भी ढकने की घोषणा हो गई है। तो सर ये सब चीज़ें जो जमीन में जो क्लेम किया जाता है अभी सत्ताधार की तरफ से, आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? सर घोषणाएं तो होती है लेकिन काम के रूप में वो बदल नहीं पाता है। आपके शहर में जितने भी सड़कें तोड़ के ड्रेनेज को दुरुस्त बनाने के लिए किया जाता है, तो सड़क के नीचे ड्रेनेज सही हो पाता है या नहीं, यह तो शायद मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन सड़क टूट जाती है। एक अच्छी सड़क भी वो ड्रेनेज बनाने के चक्कर में सड़क टूटा हुआ मिलता है, जिसे 24 घंटे में दुरुस्त किया जाना चाहिए, वो 2 महीने में भी नहीं हो पाता है। तो कहीं कोई जिम्मेदारी के साथ काम नहीं हो, अकाउंटेबिलिटी की कमी है। और जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विधायक फंड के, मंत्री फंड के, सरकारी फंड से कमीशन निकालने के लिए, कैसे अधिक से अधिक कमाया जाए, उसके लिए लोगों को बुड़बक बनाकर दिखाया जाता है कि हम काम कर रहे हैं। काम का कोई परिणाम नहीं निकलता है, एक भी ड्रेनेज दुरुस्त नहीं हो पाता है, बदले में सड़क खराब हो जाती है। तो आपका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट सही लोगों को नहीं देने के कारण क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत निम्न स्तर का है, जिसके कारण सड़कें जल्दी टूट जाती है, और प्लानिंग की कमी है, जिसके चलते बार बार सड़कों को खोदना पड़ता है, जो कि पूरा पटना वासी एक तरह से देख रहा है, परेशान है। पटना वासी इन चीजों से परेशान हैं, और वो कमीशन के चक्कर में जो भी काम होता है, जैसा सुनता हूं कि हर विधायक, हमारे नितिन नवीन जी भी 30% कमीशन लेते हैं।
सर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं जी, मैं कह रहा हूं, मैं कैमरे पे कह रहा हूं कि एक भी विधायक भाजपा का या जदयू का वर्तमान सरकार में वो ईमानदारी से काम नहीं करता है, अपने किसी भी फंड को बगैर कमीशन लिए अलॉट नहीं करते हैं। सर आप करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं? जी, मैं लगा रहा हूं, मैं करप्शन का चार्ज लगा रहा हूं। पूरी सरकार करप्ट है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पीएमसीएच में वार्ड 27 के एक लड़का 18-19 साल का, वो गन्ना का जूस बनाने वाला जो मशीन होता है, उस मशीन को वो चलाता है। आज से 15 दिन पहले उसी मशीन में उसका एक हाथ यहां से कट गया। वो पीएमसीएच में एडमिट होने के लिए 5,000 रुपया घूस दिया, और जिस डॉक्टर के साइड में एडमिट हुआ वही डॉक्टर उसको वहां से डिस्चार्ज करके उसको पढ़ा लिख समझा के अपने हिसाब से और लेके चला गया अपने क्लिनिक में। मेरे पास पेपर्स हैं, मैं आपको अभी पेपर्स दिखा सकता हूं। वो पर्सनल प्राइवेट क्लिनिक में उस बच्चे को ले जाकर, और एक ड्रेसिंग का वो पर डे 2,000 रुपया ले रहा, एक ड्रेसिंग का, और उसकी स्थिति बहुत ही खतरनाक है। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? तो सर आप एक तरह देखा जाए स्वास्थ्य सेवाओं में आप की तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हैं जी सर। बांकीपुर सबसे शिक्षित क्षेत्र है, 88% यहाँ की साक्षरता है, और कहा जाए तो भारत का या विश्व का सबसे कॉन्शियस, सबसे कहते हैं कि एक जागरूक नागरिक बांकीपुर पटना में पाया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो कायस्थ समाज का भी काफ़ी हद तक एक तरह से पॉपुलेशन है, और अर्बन पूरा, जैसे आपने कहा कि अर्बन पॉपुलेशन है। और आपने सर जो आपकी प्राथमिकता रहेगी, जो चेंज करना है, जो आपने हाईलाइट किया कि ये सब शॉर्टकमिंग है, सर आप इसको कैसे दूर करेंगे? देखिए, इसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि 88% पॉपुलेशन है, लेकिन 60% जो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जनप्रतिनिधि को उसके लिए काम करना चाहिए। जो वेल टू डू हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रहती है। वो अपने बल पे, उनके अंदर जागरूकता भी है और उनके अंदर वो मन में इच्छा भी है कि वो डेवलप करें। लेकिन जो वो 60-65% हमारी दबी कुचली पब्लिक है, जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनमें जागरूकता का अभाव है, एक जनप्रतिनिधि को जगाना चाहिए, उन्हें ऊपर लाना चाहिए उन्हें। अगर हम बहुत ऊपर हैं, थोड़ा और ऊपर हो जाएंगे तो उससे शहर की का लेवल नहीं उठेगा। सर आप 60-65% की बात करें, कहीं आपका इंडिकेशन ओबीसी वोट? जी निश्चित, दलित, महादलित, मुस्लिम और ओबीसी जो जितने भी हैं, उन लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो जहां थे उससे वो पीछे जा रहे हैं आज भी। मैं तो कहूं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनके पास मोटर है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी उनके यहाँ नल का जल आ चुका है सरकारी, लेकिन जिसे चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। नगर निगम वहां जाती है किसी ऑफिसर के घर के पास, वो दिन में 4 बार झाड़ू लगाता है, लेकिन जहां सफाई चाहिए, जो गंदगी में जी रहे हैं, उनके पास कोई नहीं देखने वाला होता है। बहुत मेहनत करके, बहुत प्रेशर डालकर मैंने नगर निगम से वार्ड 27 के कचरे को हटवाया है। उसके लिए भी मुझे काफी मेहनत करना पड़ा। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकारी फैसिलिटीज़ है, जो सरकारी सुविधाएं हैं, वो ओबीसी, एसटी, एससी और दलित और नहीं मिल रहा है। दबे कुचले लोगों को नहीं मिल रहा है, जिन्हें उनकी जरूरत है। लेकिन सर अगर भारत सरकार का रिपोर्ट देखा जाए तो जितनी भी योजनाएं हैं उसमें देखा जाए तो चाहे वो पक्का मकान हो, चाहे जो भी फैसिलिटीज सरकार की तरफ से जा रही है, 33 से 35% माइनॉरिटीज उसका लाभ उठा रहे हैं। ओबीसी और एसटी एससी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। डेटा तो और नीति आयोग का तो डेटा यही बात होता है। सर डेटा जो कह रहा है वह लाभ सिर्फ उसमें जो शिक्षित वर्ग से आते हैं, जो शिक्षित हैं वो थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं अपना दबाव बनाकर। जो जिसका कोई सहारा नहीं है उसके लिए कोई नहीं है, उसको कोई योजनाएं नहीं मिल रही है। आप अगर मेरे साथ चलें कुछ वार्ड में बांकीपुर में, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि वैसे समुदाय में 75% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। उन्हें जो 5 केजी का 4 केजी डीलर देता है वह भी उन्हें नहीं मिल रहा। कोई उनके पास सुविधाएं नहीं। रोक कौन रहा है सर? क्योंकि आज तो जागरूकता सबके पास है, कोई भी जाके राशन कार्ड बना सकता है। ब्लॉकर कहाँ पर है? अवरुद्ध कहाँ पर? वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं।
अगर धोखे से वो पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें डांट डपट के वहां से भगा दिया जाता है कि जाओ तुम्हारा हो जाएगा। वो बेचारा सुन के वहां से वापस हो जाता है। वो डेली मजदूरी का काम करता है, उसके पास 9 to 6 का काम अगर वो नहीं करेगा 500 रुपये के लिए तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे, इसलिए वो टाइम नहीं दे पाते हैं। जरूरत है जनप्रतिनिधियों को उनके घर घर जाकर उनका वो सब सुविधा उनको उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए उन्हें पसीना बहाना होगा, उन्हें गंदगी को बर्दाश्त करना होगा। तो वो विधायक है, वो मंत्री हैं, वो क्यों ऐसी गाड़ी से उतरेंगे, वो क्यों उनके गंदे गली में घूमेंगे? वो नहीं जाते हैं, वो काम नहीं करवा रहे हैं। और हमारी वो पब्लिक आज भी वही है जहां थी। सर आप यकीन नहीं करेंगे उनकी स्थिति को देखकर। मैं आपको बताऊं, मेरे पास कितने फोटोग्राफ्स हैं, मैं वहां जाता रहता हूं, डेली हमारा विजिट वैसे जगहों पे होता है। और नगर निगम के मैनेजर को मैं फोन करके मैं उसके ऊपर दबाव बना के वो कचरा सब हटवाता हूं, लेकिन ना वार्ड काउंसलर को कोई मतलब है। मैक्सिमम जब हमारे विधायक यहाँ भाजपा के हैं तो मैक्सिमम वार्ड काउंसलर भी उन्हीं के पार्टी के होंगे, और हैं, होंगे नहीं हैं, लेकिन किन्हीं को कोई मतलब नहीं। सबको मतलब है कि 30% कमीशन लो, अपना माल जमा करो और आगे बढ़ो। सर आपने क्या करेंगे इसकी तो पूरी अच्छी तरीके से आपने पूरा नरेट किया सर, लेकिन सर सबसे जनता जो जानना चाहती है कैसे करेंगे सर? जैसे जिस तरह आज मैं घूम रहा हूं क्षेत्र में, उसी तरह मैं और हमारी टीम हम सरकार में आने के बाद भी डेली 4 घंटा अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमते रहेंगे, घर घर जाएंगे, कोई अंतर मुझ में नहीं आएगा। और मैं आपको दिखा दूंगा और यहाँ के विधायक को भी दिखा दूंगा, पूरी प्रशासन को दिखा दूंगा, पूरी जनता को दिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। सर ये तो आश्वासन हुआ सर, लेकिन कैसे करेंगे उसका जवाब चाहिए। अब उसका जवाब मैं आपको यह कह रहा हूं कि अभी भी मैं कर रहा हूं। जी सर। मैंने 5-6 वार्ड को कचरा मुक्त अभी तक करा दिया है, मैंने साफ सफाई करवा दी है, लोगों का राशन कार्ड मैंने अप्लाई करवा दिया है, कितने का आधार कार्ड नहीं है उन लोगों का करवा रहा हूं। जब आज मैं करा रहा हूं बगैर कोई पावर रखते हुए, तो कल को कैसे नहीं कराऊंगा? कराने का और करने का एक जज्बा होता है जो ठान कर चलता है। हमें पैसे का कोई लालच नहीं है, ईश्वर ने बहुत कुछ दे रखा है। सर समस्याएं जो आपने गिनाई, जैसे आपने बताया, काफ़ी जटिल है, और आप ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार के सबसे प्रीमियम, राजधानी के सबसे प्रीमियम सीट को रिप्रेजेंट करेंगे आप। और सर ये ऐसा क्षेत्र बिहार जहां पे सबसे मूल समस्या जो पूरे देश और विदेश में गूंजता है वो है बेरोजगारी का। आपके मुखिया श्री प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 1 साल में पलायन रोक देंगे जी। और वो पलायन तभी रुक सकता है जब यहाँ के युवाओं को पहले उनको स्किल करें, उनको शिक्षित करें। पहले तो शिक्षित आएगा, फिर स्किल करेंगे, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में उनको इनरोल करके उनको एक तरह से काबिल बनाएंगे कि वो कहीं पर जाके, मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। आपके मुखिया ने भी कहा कि इतने लोगों को सरकारी नौकरी देना असंभव है, प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। तो आपके मुखिया ने कहा कि हम 1 साल के अंदर पूरा का पूरा पलायन रोक देंगे। और जो शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा आप दे रहे हैं, स्किल बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीपल, लोग जो रोजगार के लिए एलिजिबल होगा बढ़ता ही जाएगा, और एक तरह से बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अभी एक छोटा पहाड़ है, ये छोटा ही बड़ा ही पहाड़ समझिए, लेकिन और शिक्षित हुए तो और बड़ा पहाड़ हो जाएगा, मतलब और लोग बेरोजगार रहेंगे। उस सिचुएशन में जो भयावह स्थिति है बिहार की बेरोजगारी की, उस स्थिति में आपके मुखिया पीके जी ने कहा कि 1 साल में पलायन रोक देंगे। तो क्या इसका तात्पर्य है कि क्या 1 साल में सबके सब लोगों को प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब दिला देंगे? क्या ये पॉसिबल है कि जो या सिर्फ भाषण है कि हाँ हम कर देंगे लोगों को जीतने के लिए, कि जमीनी स्तर पर ये रियली पॉसिबल भी है? यह पूर्णतः पॉसिबल है, और 1 साल हमारे सूत्रधार प्रशांत जी ने तो शायद अधिक वक्त ले लिया है, यह 6 महीने में पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है वह मैं आपको बता रहा हूं। कैसे? जी मैं बता रहा हूं। जितने भी कंपलसरी पलायन है, जो 10,000 8,000 की जॉब मैंने रुपए बचाने के लिए वो दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाते हैं और नरक वाली जिंदगी जीकर किसी तरह वो 5-7 8,000 रुपया बचा पाते हैं। हमारा पलायन रोकने का मकसद यह है कि जो मजबूरी में बिहार से बाहर हैं, जो वहाँ भी 8-7 8,000
किसी तरह बचा पाते हैं। हम उन्हें अपने घर पे उनके होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब देंगे, रोजगार देंगे। अब कैसे देंगे वह मैं आपको बता रहा हूं। आज के डेट में एक CD रेशियो होता है भारत सरकार का, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंक में, जो बिहार के बैंकों में जितना पैसा यहाँ की पब्लिक जमा करती है, दूसरे राज्यों में 90% तक उस अमाउंट का पब्लिक के बीच लोन के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपना रोजगार कर सके। यहाँ सिर्फ 30% है, बाकी 70% पैसा आज हमारा गुजरात जा रहा है। हम उन पैसों को रोकेंगे। सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर हम उन पैसों को रोकेंगे और वो पैसा हम सिर्फ बैंक में जमा नहीं छोड़ेंगे, उन पैसों से यहाँ हम सभी को रोजी रोजगार, छोटा छोटा फैक्ट्री जो भी हमें करना होगा, छोटा छोटा फैक्ट्री, कोई बड़ा फैक्ट्री हम तुरंत नहीं लगाएंगे, छोटा छोटा रोजगार देकर सबों को रोजगार में लगाएंगे और वो 8-10 हज़ार रुपये महीना बचाएंगे। सर आपने जो कहा, एक तरह से आपने कहा कि आप एक फंड जनरेट कीजिएगा, उससे फिर आप छोटा छोटा रोजगार लगा के लोगों को एक तरह से रोजगार देंगे। जी सर, बिहार में कभी फंड की कमी नहीं रही, या आप भी मानिएगा। मोदी जी ने 2015 में भी 1.25 लाख करोड़ दिया और बजट में भी काफी मिला। आज तक कहाँ दिया उन्होंने? पूरा बजट में एलोकेशन है और अभी 1-1.5 लाख करोड़ का जो हमारा भारत सरकार का बजट, बिहार सरकार का बजट है, पैसे की कमी तो रोना नहीं आया है। लेकिन सर आपने कह दिया कि पैसा आया और उसके बाद तुरंत फैक्ट्री लग गई और 6 महीने के अंदर सबको रोजगार मिल गया, वो काबिल भी हो गए, स्किल्ड भी हो गए और वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये फिजिबल है सर? मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि आज तक हाथ जोड़ के विनती करके बोल रहा हूँ कि बिहार के नेताओं ने सिर्फ आश्वासन दिया और पिछले 7 दशक से बिहार की जनता वो चेंज के लिए तरस रही है जी। और एक उम्मीद, क्योंकि एक नई पार्टी आई है, एक शिक्षित पार्टी बन के खड़ा हुआ है, उससे उम्मीद है कि जो भी वो स्टेटमेंट दे वो रियलिस्टिक हो। अभी जैसे मैंने कहा कि 1 साल में पूरे तरीके से पलायन रोक लेना, मेरा या किसी से भी आप जो जेन्युइन है, जो ग्राउंड में है, पूछा जाए ये असंभव है। लेकिन आपने कहा कि मेरे पास रोड मैप है, जो आपने बताया कि हम फंड एलोकेट करेंगे, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग को देंगे। सर मैन्युफैक्चरिंग तो सर इतना जल्दी फास्ट कर लेना, आपको लगता है कि क्या सब जादू की छड़ी है सर? अब मैं बताऊं, हमारे बहुत सारे ऐसे युवा जो पलायन कर चुके हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में या मुंबई में कोई नाई का काम करते हैं, वो बहुत अच्छा नाई है, वहां उसको स्किल्ड करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। जितने भी पलायन हैं वो सब बिहार से बाहर कहीं ना कहीं कोई स्किल ले चुका है, वो कर रहा है वहां। हमें उन्हें स्किल्ड नहीं बनाना है। उनके पास 25,000 रुपए हैं, वो चाहता है एक सैलून खोलना छोटा सा, उसके पास 25,000 रुपए हैं, 25,000 में सैलून नहीं होगा, उनको चाहिए 75,000 रुपए। नतीजा क्या होता है, वो 25,000 भी यहाँ वो खर्चा करके फिर चले जाते हैं वहीं नाई का काम करने। हम उन्हें यहाँ रोकेंगे, वो 50,000 रुपया उन्हें तुरंत देंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सबों को मैं नौकरी दूंगा, सबों को मैं फैक्ट्री में ही इंगेज करूंगा, नहीं। हम जितने भी स्किल्ड हैं उन्हें 10, 20, 25, 50,000 रुपए की जरूरत है और वो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो हम उन्हें वो 10, 20, 25, 50,000 रुपए तुरंत देकर उन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएंगे। और सरकारी व्यवस्था से जो भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज खुलेगी, कुछ ऐसे होंगे जो उसमें जाएंगे। हाँ, तो हम स्किल डेवलपमेंट नहीं, हम स्किल्ड को डेवलप करेंगे। सर जैसे आपने नाई का उदाहरण दिया सर, हाँ, अगर कि मैं भारत में हर राज्य में ऑलमोस्ट घुमा हूँ, काम किया हूँ और देखा हूँ, अगर सिर्फ नाई का बात कहा जाए सर, तो बिहारी पूरे भारत में नहीं कम तो 1 लाख से कम नाई नहीं होगा निश्चित जी। और बिहार में ऑलरेडी नाई है, आप 1 लाख और नाई को ला दीजिएगा सर, हाँ, क्या उसके पास रोजगार रहेगा? जी, एक भी ऐसा शॉप आप दिखा दें छोटा छोटा जहां कोई खाली रहता हो। आज भी आप एक सैलून में जाएंगे तो आपको 1 घंटे इंतजार करने होते हैं, चाहे वो आप किसी भी वक्त चले जाएं, क्योंकि मैन पावर की कमी है। वो सब स्किल्ड वहां चले गए हैं। मैं चाहता हूं उनको लाना, इस 14 करोड़ पॉपुलेशन को जब वो आएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो उन्हें भी तो बाल बनाने वो मुंबई जाएंगे नहीं, बाल बनाने तो यहीं वो
बनवाएंगे। तो जब लोग बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें दो रिप्रिकेशन सर, एक आदमी एक हफ्ते में अगर एक बार बाल कटा रहा है या महीने में एक बार बाल कटा रहा है, हाँ। 1 लाख नाई अगर आ जाता है तो महीने में 4 बार बाल तो नहीं कटा पाएगा। नहीं, तो सब के सब तो आएंगे नहीं ना। जो वहां सेटल्ड हो चुके हैं वो तो नहीं आना पसंद करेंगे। जो बैचलर वहां रह रहे हैं पलायन से वापस वही आएंगे जो ऑलरेडी 10-20 साल पहले जाके वहां सेटल कर गए, अपना घर बना लिए, बच्चों की शिक्षा वहां उनकी अच्छी चल रही है, वो नहीं आएंगे। मजबूरी में जो वहां हैं आएंगे सिर्फ वही। सर जैसे एक नाई आता है, उसके साथ उसकी बीवी रहेगी, 2 बच्चे तो रहेंगे, सर उन 2 बच्चों का क्या? उनकी बीबी भी काम करेगी। हम महिलाओं के लिए 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे हम महिलाओं को ऋण दे रहे हैं, बगैर किसी कोलेट्रल का, बगैर किसी गारंटर का। उनके पास आधार कार्ड है, वो बिहार के निवासी हैं, उनको घरेलू काम के लिए पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, गुड़िया बनाना, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, पतंग बनाना, छोटा छोटा काम करना, उसके लिए उनको 10, 20, 25, 50 हजार रुपए की जरूरत है, वह काम करेंगी। जैसे आपने अभी जस्ट बोला 4% वाला, वो तो मैंने आपके मुखिया प्रशांत किशोर जी की तरफ से घोषणा भी हुई, स्कीम तो काफ़ी अच्छी लग रही है सर। लेकिन सर हम हमेशा बिहारी छोटे छोटे पापड़ बनाना, तिलौड़ी बनाना, गुड़िया बनाना तक ही क्यों सीमित रहते हैं सर? मैं कंप्लीट कर लूँ सर। आज यही बिहारी नहीं कम से कम 4 से 5 देश का निर्माता रहा है। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनाए, दुबई बनाया, कतर बनाया, फिजी बनाया, मॉरिशस बनाया, राइट। लेकिन हर बार हमारी सोच इतनी छोटी से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पापड़ बनाना, तिलौड़ी बनाना छोटा काम है, कोई काम बिहारी के लिए छोटा नहीं होता और कोई काम छोटा होता भी नहीं, लेकिन हमारी सोच हमेशा छोटे छोटे उद्योग तक क्यों रहती है? हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लार्ज, मल्टी लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, 3XL, 4XL बड़ा प्लान क्यों नहीं बनाते हैं और स्ट्रैटेजी रोड मैप क्यों नहीं बनाते हैं? हमेशा पापड़, तिलौड़ी, नाई तक ही क्यों सीमित रहेंगे हम सर? नहीं, हमेशा हम सीमित नहीं रहेंगे। ये हमारा SOS प्रोग्राम है। जब तक हम उन लोगों को यहाँ बुला लेंगे, उन्हें काम नहीं देंगे, बड़े पैमाने पे कुछ डेवलपमेंट करना उसमें टाइम लगेगा। बिहार को विकसित बनाने के लिए, बिहार को एक प्राउड बिहार बनाने के लिए हमें 10-15 बरस लगेंगे। एक अच्छी शिक्षा देने के लिए आज जो खिचड़ी और डिग्री तक सिमटा हुआ है बिहार का एजुकेशन, उसको एक इफेक्टिव एजुकेशन में कन्वर्ट करने के लिए वो रातों रात नहीं होगा। उसके लिए हमारा रोड मैप यह बना है कि हम हर साल एक प्रखंड में एक नेतरहाट लेवल का स्कूल बनाएंगे और बस फैसिलिटीज रहेगी। नीतीश जी ने सड़क तो जरूर अच्छा बना दिया, बस फैसिलिटीज रहेगी। 15 से 20 मिनट में एक प्रखंड के किसी भी गांव से बच्चे स्कूल तक आ जाएंगे। तो वो हर साल बनेगा, तब जाकर 5 साल में हमारा हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के लेवल का विद्यालय होगा। आज के विद्यालयों से कुछ नहीं लोगों को मिल रहा है। तो जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें छोटे से शुरुआत करना होगा और धीरे धीरे हम बड़े तक पहुंचेंगे। हम चैन उस दिन तक नहीं मिलेगा जिस दिन तक आज मोदी जी ने गुजरात को जैसा बनाया है। जब गुजरात से, मुंबई से, कर्नाटका से, केरला से, तमिलनाडु से जब सारे लोग यहाँ आएंगे जॉब करने, हमें और हमारे मुखिया को उस दिन शांति थोड़ी सी मिलेगी। सर नेतरहाट की बात पे ही आते हैं सर, बहुत अच्छा एक तरह से इंटेंट है। मैंने ये स्टेटमेंट सुना और अच्छा लगा कि नेतरहाट लेवल के आप बनाना चाह रहे हैं। लेकिन सर कॉस्ट की बात आती है सर। जैसे अभी प्रशांत किशोर जी का भाषण है कि भाई तेजस्वी के अगेंस्ट में कि 9th फेल, वो क्या स्ट्रैटेजी बना सकता है, और वो जो कहता है कि भाई जो योजना लगा रहे महिलाओं के लिए 2500 का है, तो उसमें कहा जा रहा है कि 100 रुपये आपके पॉकेट में है, आप 150 रुपये कहाँ से खर्च कर सकते हैं, आप तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल रेलिवेंट है। लेकिन सर इसी नेतरहाट वाले प्रोजेक्ट की बात हुई कि भाई हम 10 साल में 10 लाख करोड़ लगाएंगे या फिर 5 लाख करोड़ लगाएंगे, 50-50 हज़ार करोड़ पर साल हर साल लगाएंगे। सर सिर्फ अगर नेतरहाट खोलने में अगर बिहार सरकार के बजट का 50% बजट आप खर्च कर रहे हैं, तो क्या सर ये हम नहीं कहें कि सर आपने तेजस्वी यादव को कहा कि हमारे पॉकेट में 100 रुपया है, आप 150 खर्च करने की कैसे बात कर रही है? तो ये बात भी तो उठता है सर कि आपके पॉकेट में 100 रुपया है, आप तो 500 रुपया खर्च करने की कैसे बात कर रहे हैं? सर हम पॉकेट को बड़ा करने वाले हैं ना। यह मैं आपको कहूं कि वो CD रेशियो पे किसी का निगाह आज तक नहीं गया।
हमारे बैंकों में बिहार के लोगों ने 3,86,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं जी। और वो सारे पैसे चले जा रहे हैं बाहर। हम उन पैसों को, पैसे का पलायन अगर हम रोक लेंगे, बुद्धि का पलायन रुकेगा, श्रम का पलायन रुकेगा, शिक्षित लोगों का पलायन रुकेगा। हमें सबसे पहले पैसे का पलायन रोकना। सर ये फिजिबल है कि आप इतने हाँ, शॉर्ट टर्म में निश्चित कर लेंगे? निश्चित फिजिबल है। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भारत में बहुत सा आश्वासन दिया सर, ब्लैक मनी आने का भी आश्वासन दिया गया सर, लेकिन सर क्या ये चुनावी जुमला साबित नहीं हो? मैं आपको बताऊं सर, एक एक रुपया पे सर आपको पता है बिहार में क्या से क्या हो जाता है। आप 3 लाख करोड़ सोच रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा फंड ला दूं। सर कैसे विश्वास कर फंड सकते हैं? ला नहीं तू, रोकने की बात कर रहे हैं ना? हमारा फंड जो जा रहा है, फंड का जो पलायन हो रहा है, हम सबसे पहले उस फंड के पलायन को सर रुकते रोकेंगे। रुकते 30-40 नहीं साल सर, लग जाएंगे, एक सर। महीने में रोकूंगा। उस फंड के पलायन को 1 महीने में सरकार बनने के बाद रोक लूंगा। बैंक क्या करना है, बैंकों को एक सरकारी आदेश दे देनी है। मैं समझता हूं वो काफी होता है बैंकों को रोकने के लिए। सर पब्लिक रेजिस्टेंस बहुत आएगा सर। पब्लिक रेसिस्टेंस कैसे आएगा, आप हमें बताएं ना। जब बैंक बिहार सरकार के अंदर है जी। हाँ, मॉनिटरिंग तो बिहार सरकार करती है ना, बैंकों को बिहार सरकार के हिसाब से चलना है ना। जो बैंक जिस किसी भी स्टेट में है, आज हमारा बैंक पैसा को भेजता है गुजरात, हम उनको इमीडिएट रोकेंगे कि आपको हमारा पैसा हमारे बिहार में रहेगा। हाँ ठीक है, आप कहेंगे कि बिहार के लोगों में लोन रिकवर करने का एटीट्यूड कम होता है, आप कहेंगे, तो वह भी व्यवस्था मैं उतना ही टाइट बनाऊंगा कि आप जिन्हें लोन दे रहे हो उनसे रिकवर हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। सर आपने पॉलिसी को देखा, आरबीआई, सेबी और जितने भी संस्थान है सरकार के, उसके नॉर्म्स को देखा है सर, फिजिबल है? हाँ है, फिजिबल है। प्रेजेंट स्ट्रक्चर का क्या होगा सर? किसी भी सेक्टर में बैंक ही पूंजी प्रोवाइड करती है ना जी। तो जब हम बैंकों के पास पैसा हम उनको रोक लेंगे, बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे, तो वो बैंक में तो रखेंगे नहीं पैसे, वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे यहाँ। सर मैं इसलिए बोल रहा था कि बैंक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आज तक बैंक खुद एनपीए को मिनिमाइज नहीं कर पाई। कहते हैं कि आम जनता को पैसे नहीं मिलते हैं और बड़े बड़े उद्योगपति बड़ा बड़ा पैसा लेके निकल जाते हैं। एनपीए कोई आम जनता के कारण होता है क्या? हाँ, एनपीए तो बड़े बड़े जितने भी बिग फिश हैं वो करते हैं, उनके वजह से होता है। आम जनता तो 1 रुपए के लिए क्या कहते हैं, एक तरह से देखा है तो उनका अपमान किया जाता है। तो हम उन आम जनता को वो प्रोवाइड कराएंगे ना। हम किसी भी बड़े उद्योगपतियों को एनपीए होने के लिए 50 लाख करोड़ नहीं बैंक से दिलवाएंगे, आप रोक दीजिए जी, उन्हें हम रोक देंगे। हम इनको देंगे 25,000, 50,000, 10,000, 15,000, छोटे छोटे लोगों को देंगे। आप काम कीजिए, और छोटे लोग बेईमान कम होते हैं। यह भी सर मैं आपको बता दूं कि छोटे लोग बेईमान कम होते हैं, वो नहीं ईमानदार होते हैं। हाँ, वही तो मैं बोला कि वो बेईमान नहीं होते हैं। बेईमान होते हैं आपके माल्या साहब जी, जो आजकल जी अपनी छवि सुधारने पे लगे। हाँ, तो वैसे लोग बेईमान होते हैं। और आप भी, वो आपके पार्टी में कुछ चंदा दे देते हैं, आप भी उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ कराते हैं। देखिए सर, जैसे आपने कहा कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को रोकिएगा सर, तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? नहीं, जो सही उद्योगपति है कैसे उन्हें प्रमोट कैसे जानेंगे सर? सर जब डील करते हैं सर, देखिए आपको भी पता है सर, जो बड़े बड़े उद्योगपति अगर सब कुछ, आप एक का नाम ले लीजिए जिसमें आप डंके के चोट पे कह सकते हैं कि वो 100% ऑनेस्ट है, या उनका पूरा का पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एकदम 100% ऑनेस्ट है, ऐसा आप किसी का नाम नहीं ले सकते सर। जब सरकार अपने भाई में आप किसी को नहीं बोल सकते वो 100% ईमानदार। अगर आप आज घोषणा भी बोल दे सर, कैसे की जाए? और अगर उद्योगपतियों को अगर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो सर फिर हम पापड़ तिलौड़ी तक ही बिहार में रह जाएंगे। नहीं सर, सरकार अगर ईमानदार होती है जी, तो जितने भी छोटे से बड़े बेईमान उद्योगपति होते हैं वो उस सरकार से दूर चली जाती है। वो मैं मानता हूं सर। और ईमानदार उद्योगपति पूरी दुनिया से हमारे यहाँ आएंगे, वो निश्चित आएंगे जब, और हमें अनुभव लंबा है, आपने देखा है 2-2.5 वर्षों का अभियान, लेकिन हमारे प्रशांत जी पिछले 2014 से 11 वर्षों से तो सरकारें ही बनाते आए हैं ना। जी सर, उन्हें पता है, अच्छी तरह उन्हें पता है कि हमारे सरकार के लिए, हमारे राज्य के लिए कौन से उद्योगपति अच्छे साबित होंगे। आशा है सर कि शास्त्री जी जैसा ऑनेस्ट राज मिले और राम राज मिले, विक्रमादित्य जैसा शासन हो,
क्योंकि बिहार की जनता की अपेक्षा तो यही है सर। सर प्रशांत किशोर जी की बात आई सर, उन्होंने बहुत पूरे पॉलिटिकल पार्टी में उनका वर्चस्व जी। है, पकड़ है लोगों पे, बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया सर, और काफ़ी दिन पहले से वो पॉलिटिक्स में भी रहे, कितने सारे बड़े नेता बनाए, कितने सारे पार्टियों को जिताए, बहुत बड़ी उपलब्धि है और गर्व भी महसूस होता है कि एक बिहारी ये सब चीज़ कर पाए। लेकिन सर उस समय रहते हुए भी बिहार के लिए तो बहुत कुछ कर सकते थे सर। उस समय भी सर प्रशांत किशोर जी को एक ब्रेक लेकर डेडिकेटली क्यों आना पड़ा, क्योंकि सर अगर किसी के प्रति लगाव है, जैसे आज मेरा माता पिता के प्रति लगाव है, वो तो जिंदगी का हर मोड़ पे रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता एक पड़ाव आया, एक माइलस्टोन आया तब जाके मैं वो प्यार दिखाऊंगा। तो इतने साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गए, आज ही वो बिहार के प्रति प्यार क्यों आ रहा है सर? सर यह प्यार बहुत पुराना है। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनी थी और इन्होंने बनवाया था, इन्होंने मेहनत किया था उस सरकार को बनाने के लिए, तो उद्धव जी ने उनसे पूछा था कि मैं आपको क्या दूं। इन्होंने साफ कहा कि बिहारी को कोई गाली ना दे, यही मैं मांगना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है सर, गर्व की बात हो। जी, उन्होंने यही कहा था कि हमारे बिहारियों को महाराष्ट्र में कोई गाली ना दे, सिर्फ यही मजदूरी मैं आपसे लेना चाहता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि यह अभी क्यों, तो अभियान हमारा 3 वर्षों से है। बिहार से प्रेम होने की वजह से ही ये कुछ दिनों के लिए जदयू ज्वाइन किए ना। जब इस निकम्मी सरकार में, नीतीश जी के इस गलत व्यवस्थाओं में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, जहां मैक्सिमम लोग बेईमान, कभी वो पक्ष कभी वो विपक्ष, नीतीश जी की कुर्सी सेफ, तब तो उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया या जदयू वालों ने इनको निकाला। फिर ये लग गए अभियान में, और एक बड़े मिशन को करने के लिए बहुत सारा एनर्जी आपको पहले समेटना होता है। उन्होंने उस एनर्जी को अपने अंदर समेटा, हिम्मत जुटाया, लोगों से डिस्कशन किया, लोगों का एक छोटा सा कारवां बनाया, जो आज इस 1 करोड़ के साथ बन चुका है। तो बड़े काम को, बड़े मिशन को करने के लिए वक्त थोड़ा देना होता है, मेहनत करना होता है, त्याग करना होता है। आज हमारे प्रशांत जी खुद को पिछले 2.5 वर्षों में 20 साल अधिक बूढ़े हो गए हैं। आप अगर आज का उनका पर्सनालिटी देखेंगे और 3 साल पहले का देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस 3 साल में उन्होंने 30 साल का स्ट्रगल उन्होंने किया, तब तो इतने हो गए हैं। तो ये किस लिए? अगर बिहार और बिहारियों का दर्द उनके अंदर नहीं होता तो उतनी अच्छी जिंदगी जीने वाले। सर यही हाल आज बिहारियों का, गल्फ कंट्री में जितने बिहारी खटते हैं सर 45 से 52 डिग्री टेम्परेचर में, आज वो भी अपनी जवानी गला चुके हैं जी, और शायद वही दर्द उनके दिल में जग रहा है जिसके चलते आज वो लगे। सर बिहारी अस्मिता की बात हुई कि भाई उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि उन्होंने की रिक्वेस्ट किया था कि भाई बिहारी को कोई गाली ना दे। जी, बहुत अच्छी बात कही सर। लेकिन सर जब प्रशांत किशोर जी कैंपेन किए, खासकर बंगाल का जब कैंपेन उठाए, उस समय एक, और इवन मैनेज करना उनका एक तरह से बहुत स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है, और हमारे तो खैर बिहार में चाणक्य का पूरा का पूरा खून ही बहता है, तो खैर सारे बिहारियों में वो चाणक्य नीति और गुण है रहती है। और प्रशांत किशोर जी ने तो अपने को प्रूव किया है पूरे विश्व और भारत के पटल पे। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के कैंपेन के समय एक कैंपेन जो चला, इवेंट चला, उसमें था कि बिहारियों को भगाओ, और ये बात उठी आती है कि भाई जब वो स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो कैंपेन चला रहे थे, तो वहाँ पे बंगाल से बिहारियों को भगाने का जो कैंपेन चला, वो क्यों हुआ सर? वो कैंपेन भाजपा द्वारा चलाया गया था। वहां की भाजपा यूनिट ने ये कैंपेन चलाई थी तृणमूल को बदनाम करने के लिए, यह मैं आपको बता दूं। लेकिन सर भाजपा आज बंगाल में बहुत हद तक दिखाई, तो बिहारियों के बल पे ही अपनी स्थिति बना। जी सही है, और इसीलिए देखिए भाजपा यह काम बहुत जोरों से करती है। जहां भी कोई दंगा होता है, मामला उलझता है, वहां उलझाने वाले उनके कैडर के लोग होते हैं। या मैं आपको बता दूं, कहीं भी पूरे भारत में जो पॉलिटिक्स है जी उनके कैडर के होते हैं, और उसी मुद्दे को वो आम पब्लिक में भुनाना पसंद करती। तो ये आपके अनुसार ये बदनाम करने की षड्यंत्र? जी, ये बदनाम करने की षड्यंत्र, कुछ भी कहीं नहीं, कहीं नहीं। सर एक सवाल उठता है मुख्यमंत्री पद, और सर इलेक्शन अभी आने वाला है, अभी तक कहा जाता है काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, क्रिटिकल पाथ चालू हो चुकी है, बिगुल बच चुका है, और सब अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं।
और हर डिबेट में, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे डिबेट हो, चाहे कहीं भी हम चौपाल में बैठ रहे, मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके अनुसार सर मुख्यमंत्री पद कितना महत्वपूर्ण है? मुख्यमंत्री पद प्रदेश का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, और निश्चित ही हम लोग प्रशांत किशोर जी को मना लेंगे मुख्यमंत्री बनने को। उन्हें बनना होगा। हमारी सारी कार्यकर्ता, हमारे सारे पदाधिकारी, हम लोग धरना दे देंगे उनके आगे, उनको बनना होगा। लेकिन सर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो बहुत छोटा सा पद हाँ। होगा, तो आपके अनुसार क्या मुख्यमंत्री बहुत छोटा पद नहीं, होता है? तो यहां पद हमें बड़ा मिले, यह चाहत नहीं है उनकी। बहुत छोटा पद है, मुख्यमंत्री बनने वो नहीं आए हैं, उद्देश्य मुख्यमंत्री बनना अलग नहीं मुद्दा है। सर, लेकिन पद जो है मुख्यमंत्री हाँ। का, क्योंकि राज्य में देखा जो सबसे बड़ा पद तो मुख्यमंत्री का है, उस पद को अगर आप छोटा बोल रहे हैं तो क्या आप जनता की आकांक्षाओं को कम आंक रहे हैं? नहीं, जनता की आकांक्षाओं को हम कम नहीं आंक रहे हैं। यह जवाब हमारा राजनीतिज्ञों को है, जी यह जवाब हमारा बिहार के पॉलिटिशियंस को है जी। कि हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री बहुत छोटा चीज है, यह उनके लिए जवाब है। लेकिन जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार में नहीं आएंगे, तो हम जिनके लिए करने आए हैं वो प्रभावी तरीके से नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक है। जी, इसलिए हमारी पार्टी की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रशांत जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे, उनको अपनी बात हम लोग मनवाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा कि वो ऐसा कोई लाभ लेना नहीं चाहते। वो पूरा अपना 1 रुपए भी वो सैलरी ना ले, वो लाभ कुछ भी नहीं ले सरकार से। लाभ तो सिर्फ पैसे से नहीं, सब पद से भी होता हाँ, तो पद से, किसी भी पद का जो लाभ होता है वो लाभ वो नहीं ले। है। जी वो 1 रुपए सैलरी नहीं ले, वो मुख्यमंत्री के बहुत बड़े आवास में ना रहे, वो कोई सरकारी सुविधा ना लें, हर चीज वो अपने से, अपनी व्यवस्था से जैसे आज कर रहे हैं वो करें, इसमें हम लोग सहयोग देंगे। सर ये तो फिर वही वाला बात चला गया, दिल्ली वाली बात, आम आदमी पार्टी वाला पूरा ट्रेंड दिख रहा है नहीं, सर, कि कोई गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कोई पद नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे। सर पूरा रुझान आम आदमी पार्टी का एक फ्रेमवर्क दिख रहा है सर। सर दोनों में बहुत अंतर है। जी सर। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकला हुआ है, ये भी तो आंदोलन नहीं, ये अभियान है सर। अभियान और आंदोलन में अंतर होता है। ठीक है। आंदोलन 10 दिन में क्रिएट किया जाता है, अभियान के लिए गांव गांव चलना होता है, जी, जी। अपना शरीर खपाना होता है। पाया उन्होंने। जी, तो वो अब उनका आंदोलन था। जी। आंदोलन से आज तक व्यवस्था नहीं बदली है। मैं पूरे मानव इतिहास की बात कर रहा हूं। एक मिस्र के आंदोलन को अगर आप अपवाद में रख दें तो आज तक आंदोलन से सत्ता बदल गया है, जी लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। फिर वहीं के वहीं आपने जेपी की क्रांति हुई, आंदोलन था, जी। सरकार तो बदल गई, जी। पूरे भारत की सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी जैसी मजबूत प्राइम मिनिस्टर हार गई। जी हाँ, बड़े बड़े दिग्गज हार गए, तो व्यवस्था तो बदल, ये सरकार तो बदल गई, लेकिन उस सरकार का हश्र क्या हुआ? 2.5 साल। वो 2.5 साल क्यों हुआ? क्योंकि वो आंदोलन था। और जनता आती है सर। हाँ, जनता हाँ। अपना, जी, तो वो आंदोलन था। जनार्दन है जनता, जी, जनार्दन। आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति का आचरण जनता के बीच नहीं आ पाता। जी। वो तुरंत नाम आता है और तुरंत वो बुत्ता भी है। इसलिए केजरीवाल जी का ये हश्र हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, हमारे सरकार आएगी, हमारे प्रशांत जी गाड़ी नहीं लेंगे या कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उसकी हमें जरूरत नहीं है। आप कार्यकर्ताओं का इमोशन देख के अच्छा लगा सर कि आप चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बने। जी। और शुभकामनाएं भी है और क्या कह सकते हैं, बेस्ट विशेस है। लेकिन अगर सर वो एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या ये आश्वासन प्रशांत किशोर जी देंगे कि वो सोनिया गांधी की तरह रिमोट से बिहार सरकार नहीं चलाएंगे? सर वह नौबत नहीं आएगी, मुख्यमंत्री हमारे प्रशांत होंगे ही, यह मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। हाँ। सर एक देखा जाए, जैसे आम आदमी की पार्टी हमने बात की सर, उसका अंत एक तरह से देखा है शराब घोटाले से हुआ, और एक बहुत अच्छा मुहिम था, पूरे देश का एक विश्वास था अन्ना आंदोलन की तरफ। और ज़्यादा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक तरह से विश्वासघात लोगों ने महसूस किया और बहुत मौके दिए गए आम आदमी पार्टी को। और एक शराब घोटाला के चलते अरविंद केजरीवाल जी का जो हर्ष हुआ सब पूरा देश दुनिया ने देखा। प्रशांत किशोर जी जब 5 घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें सबसे टॉप कहा गया कि शराबबंदी को 1 घंटे में, हाँ, उसको रोक देंगे। जहां जिस चीज से आम आदमी पार्टी बंद हुई,
उस चीज के पहले घोषणा में जन स्वराज ने रखा कि हम शराबबंदी को चालू कर देंगे। वहां तक भी चलिए ठीक है, क्योंकि अभी बहुत आश्चर्य भी होता है कि बिहार में डिबेट हो रहा है कि ताड़ी चालू करेंगे, शराबबंदी चालू करेंगे, यही डिबेट हो रहा है, जो कि डिबेट बहुत बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए। लेकिन नेताओं का आज भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रशांत किशोर जी के बारे में इन पर्टिकुलर, लेकिन इन जेनरिक नेताओं का सोच अभी भी बहुत छोटा संकीर्ण रहा है, और लोग जनता को यही सब चीज टॉक पे उलझा के रखते हैं, ताड़ी, दारू एंड ऑल दिस स्टफ। लेकिन सवाल ये है सर, क्या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिर्फ दारू ही एक ऑप्शन है? और सर उस बिहार में जो आज देखा जाए, अगर सर्वे किया जाए, कहीं फाइंड किया जाए, तो सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, कतर हो, दुबई हो, मॉरिशस हो, इतने बड़े बड़े रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके रखा है। क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है, या हमारी सोच इतनी छोटी है कि सिर्फ हम दारू से ही रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं? सर, हम रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए शराबबंदी को खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम शराबबंदी, क्या आप मानते हैं कि शराबबंदी है? वो तो आप मेरे साथ नहीं। आप मेरे साथ 5 किलोमीटर चलें, 5 किलोमीटर में मैं कम से कम 5 जगह दारू का बोतल खाली फेंका हुआ दिखा दूंगा। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि मुख्यमंत्री गलत जी गलतफहमी में जी रहा है। जी, तो हमारा सोच ये है कि जो बंदी है ही नहीं जी, उसको क्यों रखा जाए? ना आप बंद कर पाए, एक तो आपको बंद नहीं करना चाहिए। खाने पीने की चीजों पे सरकार सुझाव दे सकती है, जन जागरण फैला सकती है। गांधी जी ने कहा था शराब नहीं पीना चाहिए। क्या गांधी जी ने यह कहा था कि शराब नहीं पीने देना है, ये कानून बना देना है? लेकिन सर, खाने पीने की चीज में नशा का चीज नहीं आ सकता सर। अब मैं बताऊं, हर चीज अगर लिमिट में हो रहा है तो वह नशा नहीं है। यही बात मैं सुनना चाह रहा था सर। तो वही मेरा सवाल है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने सर। इनफैक्ट आप मिडवे क्यों नहीं निकालने की सोची? जैसे आप देखिए, फीफा हुआ कतर में, दिस इज अ नॉन अल्कोहलिक कंट्री जी, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट था। उन लोगों ने अपने कल्चर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और शराब नहीं चलने दी फीफा में। पूरा यूरोप जो एक उम्मीद लगा के रखा था कि हम आएंगे, बिकॉज वहां यूरोपियन बिना शराब के चलते, ठंड देश है, बिना दारू के चलता नहीं है। और फन, वो लोग हॉलीडे में फीफा में लोग एक मैच देखने नहीं आते सर, हफ्ता भर स्टे करते हैं। लेकिन फिर भी पूरा वर्ल्ड का फोकस कतर पे था कि फीफा वर्ल्ड कप होगा, उस पर दारू चलेगी कि नहीं चलेगी। कतर ने अपने कल्चर से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और दारू नहीं चलेगी, भले रेवेन्यू बाहर में जाए, लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, जो आपने बात जी। क्या हम सीधे एक बीच का रास्ता नहीं निकालने का सोच सकते, या अल्टरनेटिव? बिहार तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के लिए जाना जाता है सर। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर सिर्फ मतदाताओं को रुझाने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट निकाल दे कि हम 1 घंटे के अंदर दारू चालू कर देंगे, सर, वो औरतें जो आज दारू के चलते अपने परिवार को बिखरता देख रही है, उनका क्या? सर, वो औरतें, दारू बंदी है पिछले 11 वर्षों से, 9 वर्षों से, 16 में बंद हुआ था, तो आज तक वो परिवार क्यों बिखर रहा है? उसके पीछे है यही दारू बंदी, कि उनके हस्बैंड एक बार दारू पी लिए, बेचारे जेल में हैं। 1.5 लाख पब्लिक आज भी जेल में है दारू पीने की वजह से। अब यह 1.5 लाख क्या कोई सामर्थ्यवान है? नहीं, वो तो 5-10 हजार रुपया लोकल थाने को देकर चले जाते हैं। क्या कोई व्यापारी हैं शराब के? नहीं, वो भी 10 दिन में ले लेते हैं अपना जमानत। वो कौन है जिनका कोई जमानत कराने वाला नहीं है? तो यह 1.5 लाख महिलाएं जो आज रो रही है, भूखे मर रही है, क्या ये नीतीश जी के गलत नीतियों का कारण नहीं है? तो हम यह नहीं होने देना चाहते हैं। दारू पीना कहीं से भी खराब बात नहीं है। हाँ, अगर आप उन्हें लिमिट में आप उसको ले रहे हैं, तरीके से ले रहे हैं, दारू पीकर आप मजमा खड़ा कर रहे हैं, तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस उसको अंदर करेगी। आज पुलिस नहीं कर रही है। आज तो पूरी पुलिस प्रशासन, नीतीश जी का सारा महकमा लगा हुआ है दारू के व्यापारियों को पकड़ो और पैसे लो। तो क्या लगता है सर आपको कि जन स्वराज जब सत्ता में आएगी तो लोगों को ये डिसिप्लिन सिखा देगी कि कितना दारू पीना है? जी, सिखाएगी। जन स्वराज पब्लिक अवेयरनेस पे बहुत काम करेगी।
या मैं आपको बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी गवर्नेंस बहुत जरूरी क्योंकि है। मैं भी मानता हूँ इस चीज को। एडल्ट एजुकेशन एक प्रोग्राम चलता था जी। बहुत पहले, जी। जो फ्लॉप कर गया। क्यों? आप उन्हें पढ़ाना तो चाहे, जी 50 साल के 60 साल के लोगों को आप पढ़ाने का प्रोग्राम तो लॉन्च किए, लेकिन उनको पढ़ाई उतना प्रेरित नहीं कर पाया। जी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि आपने उनके अंदर जागृति नहीं फैलाया। तो हम पहले ग्रास रूट से जागृति फैलाएंगे। जी बहुत अच्छी बात कही सर। और लेकिन सर समय लगता है। समय के बाद हाँ, समय तो लगता है। एक एग्जांपल देना चाहेंगे सर। यूपी में योगी सरकार गुंडा मवाली पे बहुत बड़ा चोट कर रही है। सब अप्रिशिएट भी करते हैं, एक अच्छा फ्रेमवर्क बना है और नो कॉम्प्रोमाइज पे चल रही है। लेकिन सर सेकंड टर्म भी आ गया, लेकिन अभी भी लगता है कि सिर्फ 30-40% तक ही इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, कि इतने ज़्यादा वो स्थिति खराब थी यूपी की, पूछिए मत। समय बहुत लगता है सर। तो सर आज जो बिहार का नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन पटना में अब जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आज बहुत फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उस तरह का मुहिम जो यूपी में चल रहा है बिहार में चला है। आपको क्या लगता है सर कि इस पूरे के पूरे एक मवाली जो हमारी माँ बहनों को छेड़ते हैं, वो गुंडा जो छोटे छोटे गन लेके किसी को भी मार देते हैं, और जो एक कहते हैं बाहुबली, उस नेक्सस को खत्म करने में जन स्वराज को कितना वक्त लगे? क्योंकि सर देखा जाए बिहार यूपी बहुत डिफरेंट नहीं है। वहां हो रहा है यानी चीज है, और वो भी अभी भी देखा जाए 30-40% क्योंकि रोज अभी भी मारे जा रहे हैं। तो बिहार में भी तो वही स्थिति है सर, और बॉर्डर लगा हुआ है नेपाल से। योगी जी का सक्सेस रेट पुअर इसलिए है कि वो पॉलिटिकली इन काम को कर रहे हैं। जी वो समाजवादी पार्टी के, वो बसपा के, वो अन्य पार्टी के क्रिमिनल्स को तो जरूर इनकाउंटर भी कर रहे हैं, अंदर भी डाल रहे हैं। अपने पार्टी के लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे अधिक गुंडा तो भाजपा में भरा हुआ है, उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए उनका सक्सेस रेट 30-40% है। अगर सरकार न्यूट्रल होकर उसके लिए क्रिमिनल्स सिर्फ क्रिमिनल्स है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, अगर इस सोच पे काम करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आप बिल्कुल पारदर्शिता से इस मुहिम को करें। सर हम तो अपने पार्टी में भी पारदर्शी हैं। हमारे प्रशांत ने अभी कहा है, बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में भी अगर कोई धोखे से गलत आदमी को टिकट मिल जाए, अभी उन्होंने 4 दिन पहले कहा है, तो आप उन्हें वोट मत करो। बहुत सही, बहुत अच्छी बात जी। है। और तो हम इन चीजों पे काम नहीं कर रहे हैं। अभी शुरुआती दिनों से जी प्रशांत जी की सभाओं में अगर कोई ऐसा एक्टिविटी करते हुए पाया जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो हमारे पार्टी में, प्रशांत जी मीटिंग से भगा देते हैं। हमने भगाया है। हमारा जब यहाँ मेंबरशिप प्रोग्राम चल रहा था बांकीपुर में, मैंने 18,000 मैंने फाउंडर मेंबर बनाया। जी बहुत। उसमें लगभग 10 लोगों को मैं वापस कर दिया कि नहीं, आपको मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? तो उनकी मानसिकता सही नहीं थी। हमें सही लोग चाहिए। जन स्वराज का 3 टैगलाइन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। अगर सही लोग और सही सोच वाले लोग हमारे पास नहीं हैं, तो हम सामूहिक प्रयास नहीं कर पाएंगे। सही बात। इसलिए हमें वैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जिनका सोच सही नहीं है, जो लोग सही नहीं है। और अगर हम इन चीजों को मेंटेन करें तो क्राइम और क्रिमिनल्स तो पनाह मांगेगा। सर एक अगला सवाल आता है सर, जन स्वराज का एक तरह से स्टार्ट 2 अक्टूबर को चंपारण में हुआ और गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। सर गांधी जी के आदर्श की बात कहा जाए, जब वो सत्याग्रह आंदोलन चलाए तो पैदल यात्रा करते थे, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने भी किया। लेकिन सर उनका हमेशा से रहा कि किसी बिना गाड़ी घोड़े के, बिना लश्कारे के, बिना पैसे बहाए। मैं भी बिहार में ही हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जन स्वराज के लिए कहा जाता है कि इतना पैसा है, इतना पैसा बह रहा है, एसी टेंट है, 1000 गाड़ियाँ चल रही हैं, लग्जरी खाने चल रहे हैं। सर इतना पैसा तो कहीं गांधी जी अगर होते, उनके आदर्शों को चलना होता, तो वो तो एक गमछा लेके तो बदन में कपड़ा भी एक पूरा नहीं पहनते थे सर, और नंगे पांव चल जाते थे। लेकिन ये सर पेज 3 और बिल्कुल सेलिब्रिटी टाइप का ये सत्याग्रह कैसा है सर, और इतना पैसा कहाँ से आ रहा है सर? पहली बात तो हम लोग पैसे बहा नहीं रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग पैसे नहीं बहा रहे हैं। काम को तीव्र गति से करें
जी। इसलिए इन संसाधनों का उपयोग करना होता है। हाँ, यह मैं जरूर कहूंगा कि बगैर ट्रेनिंग लिए हुए हमारे टेंटों में एक दिन क्या 2-4 घंटे जी। लोग नहीं रह पाएंगे। हमारे जितने भी वो सब कर्मवीर सब हैं जी। जो उन टेंटों में रहते हैं। अब प्रशांत तो कर्म योद्धा हैं। प्रशांत की तुलना तो खैर मैं क्या कहूँ, मैं मजाक में कभी कभी कह देता हूँ कि वो एलियन हैं। हाँ, मैं कहता हूँ। हाँ, इसलिए कि किन्हीं भी किसी भी कोई सुख सुविधा उनको नहीं चाहिए होगा। वो गर्म गाड़ी के बोनेट पे बैठ जाते हैं 1-1 घंटे पब्लिक से मिलने के लिए, और वो बोनेट टच करता हूं तो पकता रहता है। तो इसको आप सुख सुविधा कहेंगे? इसलिए यह परसेप्शन कि हम पैसे बहा रहे हैं, बहुत सुख सुविधा के साथ ये जागरण फैला रहे हैं, यह कहना गलत है। हाँ, काम को तरीके से करने के लिए गांधी जी 1947 से पहले किए, आज लगभग 75, 78, 80 साल आगे आप हैं, तो आज के परिवेश में तो थोड़ा अधिक करना होगा। बाकी कोई पैसे हम लोग नहीं बहा रहे हैं, कोई संसाधन हम लोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, पैसे हमारे पास 11 सरकारों को मुख्यमंत्री बनाए हैं। हमारी जन स्वराज ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सर, आप कभी उस ऑर्गेनाइजेशन जेएसओ उसको हम लोग बोलते हैं, जेएसओ के मेंबर से कभी बात करने का मौका मिलेगा ना, वो लोग इतने डेडिकेटेड, वो लोग कहते हैं सर मेरा हर चीज आप ले लो, बिहार को बदल दो। ये तो हर बिहारी का यही एक थॉट ही है सर। वो अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार है कि अगर बिहार को बदल दो। हर बंदा बिहार वापस आना चाहता है, इसमें कोई हर चीज वो लोग कहते हैं हर चीज ले लो सर मेरा, लेकिन बिहार को बदल दो। आया ना सर में जी। सर, आपका एक वीडियो देखा है सर, पीएमसीएच में आपने धरना दिया और बहुत प्रखर होके आप पीएमसीएच की व्यवस्था और हमारे मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट में आपने बात की। वो क्या था सर? कुछ नहीं था। जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए आखिर कौन खड़ा होगा? कोई तो खड़ा होगा ना। हमें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। मैं दिन भर इस धूप में, चिलचिलाती धूप में रात के 10 बजे तक काम करता हूं। और हमें एसी की कोई जरूरत नहीं रहती है। मैं चाहता रहता हूं अभी कि कम से कम एसी में रहूं, ताकि हमारा वर्क पोटेंशियल मेंटेन्ड रहे। तो पब्लिक के काम में रहता हूं, एम्स भी जाता हूं, पीएमसीएच भी जाता हूं, आईजीआईएमएस भी जाता हूं, हर जगह जहां भी हमारे लोग हैं जिनको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, पीके मिश्रा वहां खड़ा मिलता है। बहुत बड़ी बात। लेकिन सर, देखा जाए कि आंदोलन की बात जो आपने की और पीएमसीएच में आपने किया, और आंदोलन की बात अगर किसी भारतीय को आज ताज़ा को है तो आम आदमी पार्टी का आंदोलन बहुत रहता है, धरना प्रदर्शन बहुत रहा और वो लोग डटे रहते थे, हफ्तों महीनों डटे रहते थे। लेकिन सर, ये धरना प्रदर्शन आपने एक आधे दिन में खत्म कर दिया, ऐसा नहीं? वो पहले से हमारा अनाउंस था, एक दिन का 10 to 7 वो अनाउंस तो सांकेतिक था जी, सांकेतिक पूरा नहीं, रगड़ना था सर? रगड़ना था, ताकत हमारी लगी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं। एक सिर्फ काम को लेकर हम अधिक दिनों तक उस पर लगे हुए नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो एक दिन का प्रोग्राम था जिसको हमने बड़े ही प्रभावी तरीके से, हाँ, उसका फिर दूसरा स्टेप हमारा है, उसका तीसरा स्टेप हमारा है कि ऐसा तो नहीं कि सर हमारा फोकस या हमारा अगर जन स्वराज की बात कहे तो एक तरह से क्या कहा जाए कि एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट, एक 10वां पहाक तो नहीं है आम आदमी पार्टी के कंपैरेटिव, कि वो तो महीनों लग जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन सर आप आधा दिन में निकल गए सर। सर, मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन था, हम एक अभियान हैं। अभियान और आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेता तो शब्दों में खेल लेते हैं। नहीं, शब्दों में नहीं खेल रहा हूं, शब्दों में नहीं खेल रहा हूं। आंदोलन है 2020, अभियान है 5 डेज टेस्ट मैच। हम वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हम ये 2020 खेलेंगे, 2020 भी हम लोग खेलने वाले हैं, या मैं कह दूं। बस उम्मीद है सर जनता से ना खेलना हो। जनता से नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। जी सर, वो हम लोग खेलने वाले हैं। वह भी बहुत जल्द आपको दिखेगा, 2020 भी, लेकिन वो दिखेगा आपको अगस्त में। या मैं बताता हूं, आप इंडिकेट कर रहे हैं सर, एक बड़ा गेम होने वाला है। हाँ, होगा। चलिए सर, जो भी गेम हो, अगर जनता की भलाई के लिए है तो सब एक्सेप्ट करेगा सर, और उम्मीद है कि एक रे ऑफ होप पूरा जनता, बिहार की जनता, और आप भी एक जनता ही है सर, हम आपकी एक जनता ही है सर। हम सब हाथ जोड़ के उस
एक होप की तरफ देख रहे कि शायद बदलाव हो, कि स्थिति तो बिहार की हो गई है चिराग तले अंधेरा। हम पूरे देश दुनिया को रोशनी दे रहे हैं और हमारे पास ही एक अंधेरा और दशकों से पड़ा है। होना तो ये चाहिए था आज़ादी के बाद बिहार भी उसी तरीके से जिस तरह से आज़ादी के मूवमेंट में लीड किया, आज़ादी के बाद भी लीड करता, लेकिन दुर्भाग्य रहा बिहार का। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही सर आपने, उसके बारे में भी बताया और आशा है कि वो और सुदृढ़ हो। और पटना जैसे, क्योंकि आप बांकीपुर जैसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राजधानी सुरक्षित है तभी जी पूरा एक तरह से स्टेट सुरक्षित हो सकता है। सर आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अभी नया नया ताज़ा सर आपने दलितों की बात कही सर, और अभी जो वाक़या हुआ लालू जी के जन्मदिन में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो एक तरह से कहा लोग अपमान किया, उनके चरणों की तरफ उनका फोटो रखा गया, फिर भी उन्होंने अभिवादन नहीं किया, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो लालू जी का कल्चर रहा है। लालू जी ने अपने आगे किसी भी महापुरुष या वर्तमान राजनीतिक व्यक्तित्व का तो उन्होंने कभी कद्र नहीं किया। अशिक्षा का अभाव, संस्कार का अभाव, लालू जी के पास इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। सर ये ऐसा क्यों होता है सर? हमारे आराध्य, हमारे वीर, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उसका इस्तेमाल वोट के लिए कब तक करते रहेगी सर? आज बाबा साहब इतने बड़े महापुरुष, और उसका वोट बैंक में लेना है, कैच कर लो, दलितों का इस्तेमाल कर लो, और आप ये सम्मान दे रहे हैं। हाँ, मैं उनके उम्र को सलाम करता हूँ कि चलिए उम्र है तो उनको रेस्ट करना था, पैर फैला सकते हैं, उनका उम्र है, मान सकते हैं, लेकिन सर ऐसा क्यों करते हैं पॉलिटिकल पार्टी? सर राजनीति से अच्छे लोग दूर होते जा रहे हैं, और जब तक अच्छे लोग दूर होते जाएंगे, लालू जी जैसे मूर्ख लोग आप पे शासन करेंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे। हमारी सरकार, हम लोगों का, हमारी पार्टी इसी सोच पे चल रही है कि शिक्षा ही हर चीज बदल सकता। हम तेजस्वी के लिए 9वीं फेल इसलिए नहीं कहते हैं कि वो सिर्फ 9वीं तक पढ़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे के कामराज जी, वो पूरे के पूरे मूर्ख थे, लेकिन उनका सोच आज भी पूरी दुनिया मानती है। तो यह मैं नहीं कह रहा हूं ज्ञानी सिर्फ नहीं महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मेरा कहना है कि अगर आप अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे या अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, हमारी पार्टी को राजनीति में क्यों आना पड़ा? हम तो अभियान से चले थे, हमारा कोई सोच नहीं था कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे। क्यों आना पड़ा? क्योंकि राजनीति में अच्छे और शिक्षित लोगों का आना आवश्यक है, नहीं तो मूर्खों का शासन चलता रहे। आ कह रहा है, अगर आप देखें, क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि आपकी पार्टी आलू बालू और जमीन माफियाओं को, यही हो रहा है सर, वही पैसा कमाते हैं, ब्लैक मनी, उसके बाद राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाते हैं, टिकट लेते हैं और उसको जिंदगी भर सेफ गार्ड कर लेते हैं। सर अभी 1 महीने बाद हमारे पार्टी का 1 महीने के अंदर अंदर 243 सीट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। एक भी आपको आलू बालू और लालू वाले लोग नहीं रहेंगे, यह मैं आपको कह दूं। एक भी गलत आदमी को टिकट नहीं मिल पाएगा। बहुत बढ़िया बात है। एक भी क्रिमिनल, अगर केस आपके ऊपर है, सजा हुआ नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके ऊपर FIR लॉज है, आप टिकट के दावेदार नहीं हैं। हमारी पहली पार्टी है जिसने घोषणा कर रखा है कि नॉन मैट्रिक हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन रखा गया है, यह मैं आपको बता दूं। हमारी पार्टी है जिसने घोषणा कर रखा है अपने संविधान में कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेज है तो आपको हम पार्टी या सरकार में नहीं आने देंगे, आप उससे दूर रहेंगे। एक और चीज देखा जाता है सर, जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, और आशा आप लोग भी जीतेंगे सर, उसके बाद देखा जाता है उनका 40 से 70% फोकस शादी विवाह, छठी, रिसेप्शन, यही सब चीज में सम्मिलित होना। उनका फेसबुक और अगर आप ट्विटर अकाउंट देखा जाए, मैं देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं से भी बोलूंगा कि भाई अगर कॉल ले रहे हैं टिकट देने से, तो देखिए कि आपके प्रतिनिधि कर क्या रहे। और अगर देखा जाए 40 से 70% बस शादी विवाह में जा रहे हैं, उनको लगता है कि उससे वो वोट बैंक इंटैक्ट करके रख रहे हैं, और साल में एक उनके द्वारा आइडिएटेड, उनके द्वारा कोई अच्छा काम खुद से निकाल के, खुद के सोच से शायद ही मिल जाए। 5 साल में 5 भी बड़ा महत्वपूर्ण काम कर दे
तो 243 जो विधायक आज विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जाएंगे, 243 जो 5 कर दिए तो आज बिहार तो तर जाता। तो ये ऐसा स्थिति क्यों है सर? क्योंकि आप नई पार्टी इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसको जन स्वराज कैसे बदलेगा? सर, अभी परसों हमारी सीतामढ़ी में बिहार बदलाव संवाद सभा था, जिसमें प्रशांत भी थे, मैं भी था। जी। वहाँ से हम लोग चले तो एक आदमी अपने यहाँ ले जाना चाह रहे थे जिनके यहाँ बेटे की शादी थी जी। और वहाँ हम लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे, बाद में फिर कभी आपके यहाँ चलेंगे। और एक जगह एक लड़की का रेप हुआ था, उसका केस लॉज नहीं हुआ था, वहाँ हम लोग रात के 11 बजे गए। तो यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधियों में शादी ब्याह जहाँ कोई गुस्सा नहीं होता है, जहाँ कोई शिकायत नहीं करेगा, वो हंसने गाने का माहौल होता है, जहाँ कोई शिकायत नहीं करेगा, इसलिए वो वहाँ जाते हैं। जी। तो कोई यहाँ हमें कुछ नोचेगा नहीं, कुछ शिकायत हमसे नहीं करेगा। जहां गुस्सा होता है वहां वो इसलिए नहीं जाते। जी जी। तो यही मैं अंतर दूसरे दल में और जनसुराज में बताना चाहा कि एक के यहाँ शादी थी, वहां हम लोगों ने रिफ्यूज किया, और दूसरे के यहाँ ये दुर्घटना घटा था, वहां हम लोग बगैर बुलाए गए हैं। और शायद ये भी कारण होता है कि वो क्रिमिनल्स जो ये काम करते हैं उनके साथ उनके साठगांठ भी रहता है, तो किस मुंह से जाएंगे वो, और उनकी क्षमता भी नहीं चीज़ों को सॉल्व करने की। तो इसको बदलाव बहुत ज़रूरी है कि भाई सारे जनप्रतिनिधि बिहार की तरक्की और उनके उत्थान के लिए काम करें, ना कि शादी विवाह और इस पर सम्मिलित सिर्फ वो होना गलत नहीं है, लेकिन उसी पर फोकस होना, वैसी सोचते हैं कि वोट बटोर लेंगे, ये सच्चाई बदलनी चाहिए। सर, आज के मंत्री विधायक अपने ड्रेस पे इतने सीरियस होते हैं कि उनको पूरा कपड़ा पहनने में 1 घंटा लगता है। एक बंडी, एक टॉवल, एक ये, एक वो, हर चीज़, मतलब उनमें कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पब्लिक का इतना आप ड्रेसअप होके पब्लिक का काम करने जाइएगा तो आप कर पाइएगा? आप सिर्फ शादी ब्याह में ही जाने लायक हैं। हमारे नितिन जी ही कई वो पब्लिक यूटिलिटी वाले काम में इन्वॉल्व रहते हैं, एक भी बता दें। लेकिन कहीं शादी ब्याह हो रहा है तो वहां चले जाएंगे, क्योंकि उस माहौल को गेन करना, उस माहौल को अपने हिसाब से ट्विस्ट करना। तो ये सब इन लोगों का जो मानसिकता है, वो मानसिकता ही पॉल्यूटेड हो चुका है, और यही पॉल्यूशन अब इतना अधिक बढ़ गया है कि जनसुराज को विकल्प के रूप में आना पड़ा। यहाँ हमारे यहाँ सर मैक्सिमम लीडर आपको मिलेंगे जिनको ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं दे रखा है, वो आराम की जिंदगी अपने घर में जी सकते हैं। लेकिन क्यों हम लोग इस धूप में बुआ रहे हैं, घर घर गांव गांव? अगर बदलने का सोच नहीं रहता तो कोई जरूरत नहीं था ना। हाँ, मैं अभी अपना यूएस ट्रिप कैंसिल किया हूं, मेरे बेटा ने सब कुछ करवा दिया था, मैं यूएस ट्रिप कैंसिल किया कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अभी 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए मैं वहां जाऊंगा, सॉरी। चलिए, बहुत अच्छी बात तो ये सारी बातें हैं। आज के नेता फॉरेन ट्रिप सरकार से लेते हैं। अभी छोटी सी बात, सायन कुणाल जी को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। क्या है उनका त्याग सोसाइटी के प्रति? ठीक है, हमारे कुणाल जी बहुत बड़े थे पर्सनैलिटी, नो डाउट, लेकिन एक ही परिचय है ना कि वो उनका बेटा है या अशोक चौधरी का दामाद है। क्यों उनको बनाया गया? किस हैसियत से, किस क्वालिफिकेशन से? तो यह सब चीज जब तक नहीं मिटेगा, बिहार की व्यवस्था नहीं बदलेगी। और मैं आपको कह दूं कि यह व्यवस्था बदलने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है, ठान लिया है, और नवंबर में आप देखेंगे बदलते हुए बिहार। आपने एक बहुत बड़ी चीज हाईलाइट किया कि भाई पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म जोर शोर से चल रहा है। जी सर, एक और सवाल जो आखिरी 2-3 सवाल जो जनरेट का है सर, जन स्वराज को एक तरह से बीजेपी की बी टीम कही जाती है, और यही चीज़ अवैसी की पार्टी को भी कही जाती थी कि भाई वो भी बीजेपी की बी टीम है, और शायद कंट्रीब्यूशन रहा पिछले चुनाव में सरकार बनाने में अवैसी जी पार्टी की बहुत सारा वोट काटा। कितनी सच्चाई है मैं उसका तो खैर आई कैन नॉट वैलिडेट, लेकिन सर ऐसा तो नहीं कि जन स्वराज इतना आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं, हार्ड एफर्ट दिख रहा है सर, आपकी तो बहुत सोशल मीडिया टीम है, कैंपेन बहुत चलता है, बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं आप सर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसका अंजाम भी अवैसी की पार्टी की तरह लिमिटेड सीट तक ही रह जाए? सर, ए और बी ये दोनों जदयू और भाजपा एक दूसरे का,
ना हम ए टीम है, ना बी टीम है, ना सी टीम है। जी। जनसुराज सिर्फ और सिर्फ जनसुराज है, जो पब्लिक के लिए ए टीम है, बिहार की आबादी के लिए, बिहार के आम आवाम के लिए ए टीम है, ए टीम रहेगी। कौन क्या कहता है हमें उसमें नहीं जानना है। अगर हम बी टीम है तो सबसे अधिक तो डैमेज हमने भाजपा को ही किया है, तो हम उसके बी टीम कैसे हुए? और हम उस ए बी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो सब उन लोगों का सोच है जिनके पास काम नहीं है। हम सिर्फ जनसुराज हैं, जनसुराज रहेंगे, बदलाव लाना है, बदलाव लाएंगे। आप इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा पे नहीं, उन चीजों पे हम लोगों का कहीं कोई ध्यान ही नहीं है। जिसके पास काम नहीं है वो इन चीजों में पड़ता है। एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में सर, यूपीएससी का जो मूवमेंट हुआ, बहुत जन आक्रोश हुआ, जनसुराज के मुखिया ने भी, प्रशांत किशोर जी ने एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और गांधी मैदान में देखा गया कि जो उनके साथ बर्बरता हुई है। लेकिन सर जो कमिट किया था सर ने कि मैं जब तक इसको कंक्लूजन तक लेके जाऊंगा, वो हुआ नहीं, री एग्जामिनेशन हुई नहीं, और वो मैदान छोड़ के निकल भी गए। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि सर युवा देखा जाए तो उनकी तरफ देख रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? सर बीपीएससी वाला जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, वह मैटर मार्केट में निकल कर आया थोड़ा लेट। जी। सबों ने, दूसरे राजनेताओं ने उसको शुरू के दिनों में उलझाया, क्योंकि वो चाह रहे थे, सीट को धड़ल्ले से बेचा गया था। या आज भी हम लोग कैमरे पे कह रहे हैं कि बीपीएससी के सीट्स को बेचा गया था, तो पारदर्शिता नहीं थी। जी। अब उस एक महीने में इतने सारी एविडेंसेस को बर्बाद कर दिया गया कि कोर्ट ने फाइनली हम लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं दिया। वो शुरू का 1-2 महीना जो रहा, हमारे प्रशांत जी और हमारी पार्टी बीपीएससी वाले मूवमेंट में तब इन्वॉल्व हुई जब कुछ बच्चों ने वहां से आकर हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग गार्जियनलेस हैं, हर कोई आता है और हम लोगों को यूज करके चला जाता है। ये सब पूरा पता है सर। हाँ। ये इसका बहुत धन्यवाद भी मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट एक गार्जियनशिप में प्रशांत किशोर जी आए, और हम लोग भागे नहीं। लेकिन सर कंक्लूजन नहीं निकला। देखिए सर, युवा की जो स्थिति है ना बिहार में, बहुत दयनीय है। आप पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए सर, 400-500 रुपए में, 200 रुपए या 500 रुपए में कोई अपना एक छोटा सा रूम लेता है सर। 700-800 रुपए में आलू चोखा चावल खा के गुजर बसर करके तब तैयारी करता है। सीधे जो आप सुपर 30 मूवी में जो सिचुएशन देखे हैं हमारे बिहार के युवाओं को, उससे कहीं दयनीय स्थिति है। आज इतना होने के बावजूद भी सरकार ये नहीं सोचती है कि हमारे युवाओं को फ्री हॉस्टल बना के दे, कम से कम रहना हो जाए तो भाई 700 रुपए में खाना बना के वो तैयारी कर सकता है। सोच नहीं जाती है हमारे सरकारों को। लेकिन सर क्योंकि युवा वर्ग ऐसा है सर कि वो बहुत प्रताड़ित है। आप देखिए बिहार के लोग किस तरीके से रेलवे में भर भर के जा रहे हैं, और क्या मिल रहा है सर? स्किलिंग नहीं है, दिशा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, फोकस नहीं है, और इस तरह के सब विश्वासघात अगर मेहनत करने के, साल भर मेहनत करने के बावजूद मिले तो बचा क्या सर? पलायन नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? जी सही। तो आशा है कि इस पे मोदी जी अभी झंझारपुर आए थे 1 महीना पहले जी। उन्होंने घोषणा किया था उस सभा में कि सहरसा से अहमदाबाद के लिए हमने एक नमो भारत ट्रेन दिया है, जिससे हमारे श्रमिक भाई बड़े ही आराम से अब आया जाया करेंगे। और पब्लिक ताली बजा रही थी। जितने भी उनके लोग वहां थे वो सब तालियां बजा रहे थे। तो जब आपको सरकार ही कहती है श्रमिकों का प्रदेश, प्रधानमंत्री कहते हैं श्रमिकों का प्रदेश, और आप ताली बजा रहे हैं, तो क्या सोच आप अपने अंदर उनके लिए रखेंगे? हमारी पार्टी इन चीजों से अलग है। हमारी पार्टी, हम उन्हें यहाँ लाना चाहते हैं। हम सूरत पटना में बनाना चाहते हैं, हम सूरत बिहार में बनाना चाहते हैं, हम अहमदाबाद बिहार में बनाना। मैं तो कई साल से कह रहा हूँ कि अगर 10% आईटी के, बिहार के आईटी लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, अगर बिहार में आ गए होते और यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो बिहार आत्मनिर्भर कब का बन गया होता। लेकिन हो नहीं रहा है सर। आशा है कि आप जितनी बातें आज कहे उस पर अमल करेंगे सर। होगा, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस नवंबर से दिखना शुरू हो जाएगा, इस नवंबर से दिखना शुरू हो जाएगा। और होगा, यह विश्वास इसलिए किया जाए कि हमारे जितने भी लोग हैं वो आज भी कर रहे हैं। हाँ, आज हमारी क्षमता सीमित है, हमें सत्ता नहीं है, हमें सरकार नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो हमारी क्षमता सीमित है, लेकिन हम कर रहे हैं आज भी। इमामगंज में जब उपचुनाव हो रहा था
तो एक गांव ऐसा था जहां टावर नहीं पहुंचा हुआ था, हमने उस टावर को लगवाया। ऐसा बहुत सारा काम हम लोग रास्ते में अभियान के दरमियान करते जाते हैं। इसलिए करने का जज्बा है और करेंगे, करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है, या लोगों को दिखेगा। ऐसा ही बहुत यही उम्मीद है सर। एक आखिरी सवाल सर, आप आरजेडी में उपाध्यक्ष थे हाँ। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, क्या कारण रहा सर आप पार्टी को छोड़ के आए? मैं राष्ट्रीय जनता दल में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष पहले हुआ, उसके बाद मैं कार्यकारी अध्यक्ष बन गया। अच्छा, यह मैं आपको बताऊं। लेकिन हमें इस बात का बहुत चोट पहुंचा जब सत्ता के लिए सरकार, मैंने जिस नीतीश जी को या जिस जदयू को आप विरोधी मानते हैं उसको आप सत्ता के लिए फिर अपना बना लेते हैं। तो हमारी राजनीति इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ सत्ता में ही रहें और मलाई खाएं, ना मलाई खाने का सोच है ना सत्ता में रहने का सोच है। और उस वक्त जनसुराज एक नया फॉर्मेशन में आ रहा था, हमने तुरंत सोचा कि नहीं, करनी है सेवा बिहार की, तो हमें किसी पार्टी की सेवा नहीं करनी है, हमें बिहारियों की सेवा करनी है, बिहार की सेवा करनी है। और इस अभियान पे हमारे प्रशांत जी निकल चुके हैं, तो प्रशांत के साथ एक दूसरा पीके के साथ पीके आ गया, करना शुरू कर दिया और दिन रात कर रहा है। चलिए सर, आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको कन्वर्ट करके बिहार के इस बदलाव की तरफ लेके जाएगा। सर बहुत बेबाकी से आपने सारा जवाब दिया। सर अब हमारा जो 3 राउंड है सर, उस पर आते हैं सवाल। पहला राउंड है भौकाल राउंड। सर आपके लिए तैयार है? उसके पहले सर मखाना और ठेकुआ पूरा झटका बना हुआ है सर। ये ब्रांड करना भी बहुत जरूरी। मखाना तो आप पूरे विश्व में फेमस हो गया है, लेकिन लोगों को ये भी जानना है कि भाई सत्तू जैसा आपने बोला सर, वो बताइए कि सर आप सत्तू सुबह सुबह पी के पूरा रहते हैं? जी, मैं एक बार 9-10 बजे जब भी मैं घर से निकलता हूँ फ्रेश होने के बाद मैं 100 ग्राम सत्तू पीता हूँ, और वही मेरा लंच है। क्या बात, पूरे दिन का मेरा वही भोजन होता है। और सत्तू की क्या खासियत है यह बिहारियों से तो नहीं छुपा हुआ है, और निश्चित ही सत्तू के प्रति मेरा लगाव। एनर्जी देता है सर, खास तो लिट्टी में भर लो और वो लिट्टी 10-15 दिन चलता है, जिससे बिहारी जब बाहर पलायन करते हैं सर, कम से कम 10-15 दिन सस्टेन कर लेते हैं। उसमें से एक और चीज है ठेकुआ सर, देखा जाए तो ठेकुआ हमारे बिहारियों का नाज है। इस ठेकुआ पे हर फंक्शन में ठेकुआ बनना है, छठ में इस महाप्रसाद होता है, महाप्रसाद होता है। तो ये सब तो हम लोगों का यही तो संस्कार है। बहुत तकलीफ होती है सर, आप आजादी से पहले भारत में 3रे नंबर पर थे और आज आप अंतिम पायदान पे हैं। ये किसने इसको बनाया? ये दुर्दशा, हकीकत में बोल रहा हूं, ये दुर्दशा बिहार का क्यों, किस बात के लिए? जबकि आजादी के समय हम 3रे नंबर पे थे। तमिलनाडु हमसे आगे निकल गया जी, तमिलनाडु सबसे पीछे था, वो तमिलनाडु हमसे आगे निकल गया। हाँ, तो यहाँ के सरकारों की वजह से ही ना। और पूरे देश दुनिया को बना दिया सर। जीडीपी ठीक है 9% जा रहा है बिहार का, फाइन, लेकिन आज पर कैपिटा इनकम सर 64,000 66,000, जहां पर भारत का मानक है 2.25 लाख। सर प्रशांत ने कभी सोनिया जी से पूछा था, मोदी जी से पूछा था, बिहार कब बदलेगा? तो उन्होंने कहा बिहार बदलने वाला स्टेट नहीं है। सर बदलाव हम ही लाएंगे सर, ये सोच जिनका भी है वैसा बदलाव आना है, बदलाव तो अब आ चुका है। आज प्रशांत की सभाएं आप हर जगह देख रहे होंगे। सोनिया जी का तो नहीं कह सकता सर, लेकिन हाँ मोदी जी अपनी तरफ से बहुत प्रयासरत है। अब उनके आगे पीछे लोग कैसे हैं उसका तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश है। देखिए कहा जाती है डबल इंजन की सरकार है, जो सेंटर वाला डबल इंजन तो शायद थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ कर भी रहा है, लेकिन सर अब राज्य सरकार का तो बता दें। सर मोदी जी की सरकार है तो 2015-16 में उन्होंने कहा था 75 लाख करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ दिया। वो 1.25 लाख करोड़ कहाँ गया? भारत सरकार या बिहार सरकार का कोई भी विभाग यह कह दे कि वह 1.25 लाख करोड़ बिहार को मिला। सर मैं एक मुहिम आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ, अगर ये आप जन जन तक पहुँचाए और अपने वरिष्ठ नेताओं तक पहुँचाए कि सर हम एक टारगेट रखें विकसित बिहार 2035, 47 नहीं। कंपेयर टू और स्टेट बिहार की काबिलियत बहुत फास्ट ग्रोथ की है। अगर सही लोग मिल जाए, सही जनप्रतिनिधि मिल जाए, बिहार 10 टाइम्स 100 टाइम्स फास्टर देन एनी अदर स्टेट बढ़ सकता है। इसलिए हमारा एक एम होना चाहिए विकसित बिहार 2035, 47 नहीं। और सर आपसे रिक्वेस्ट है,
आप सभी जो लोग भी सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपके विचारों से उसको सहमत लेके हूं और चलिए। साथ हूं। बहुत मैं बहुत साथ हूं। विकसित धन्यवाद। बिहार 2035 यही या टारगेट मैं लेके साथ चलिए। हूं जी। यही लेके चलिए सर, और मिल के करेंगे। और मैं अपने सूत्रधार के पास भी यह मैटर रखूंगा प्लीज प्लीज कि अब हम लोग 47 को छोड़ के 35 पर आ जाए। 2000 विकसित बिहार 2035 और मैं कोशिश, और 10 साल बहुत लंबा पीरियड और होता। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे, होम मिनिस्टर से भी, कि प्लीज बिहार के लिए टारगेट विकसित बिहार 2035 ही रखिए, और उसके लिए प्लीज लग जाइए। सर कोई नहीं लगेंगे, ना भारत सरकार लगेगी ना बिहार सरकार लगेगी। इसके पीछे कारण है, भारत सरकार का सिर्फ एक सोच है, 10-20 MP हमें मिल जाए बिहार से, हमारी सरकार स्थिर रहे। 1990 से ये चलता आ रहा है। और ये शर्म बाकी स्टेट का भी है कि उनको लेबर मिल रहे हैं बिहार से, उनका चल रहा है, जी। बिहार को बढ़ने मत दो। और ये नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा। बिहार जागरूक हो चुका है, बिहार नहीं जागरूक हो चुका है सर, और बिहार को बदल के रहेंगे हम लोग, और विकसित बिहार 2035 तक बना लेंगे, यह मैं वादा कर रहा हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे हम वहां तक पहुंचा, उससे पहले पहुंचे तो और बढ़िया बात है। चलिए सर, नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं, भौकाल राउंड। जन स्वराज या जन समर्थन, किसे ज्यादा जरूरत है बिहार को? फिर से एक बार आप कहें। जन स्वराज या जन समर्थन, बिहार को दोनों में से किसकी ज्यादा जरूरत है? जनसुराज की आवश्यकता है। जनसुराज एक पार्टी नहीं है। जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। तो जब जनता के हाथ में उसका राज होगा, वो असली प्रजातंत्र होगी बिहार के लिए, और वही जन समर्थन हुआ। तो जन समर्थन का जो ग्रास रूट क्रिएट होता है वो जनसुराज से होता है। बांकीपुर, अगला सवाल, बांकीपुर की समस्याओं का निदान के लिए एक मूल मंत्र अगर आप देना चाहें तो वो क्या हो? आपका विधानसभा क्षेत्र होने वाला ही है। स्वच्छता और शिक्षा। अगर बांकीपुर को हम स्वच्छ बना लें, करप्शन फ्री बना लें, पॉल्यूशन फ्री बना लें, तो बांकीपुर सुंदर बांकीपुर हो जाएगा। स्वच्छता से आपका करप्शन फ्री तात्पर्य है? सिर्फ करप्शन फ्री, हाँ, करप्शन फ्री के जड़ में हर चीज है। आज लोग इनक्रोच किए हुए हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं, घर बनाए हुए हैं, 2 फीट का आगे इनक्रोच कर लिए हैं सीढ़ी बना के। तो ये सब क्या है? ये करप्शन ही है ना जी। तो करप्शन फ्री बांकीपुर, यही हमारी एक तमन्ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं सर। जन स्वराज नैतिक राजनीति की बात करता है, पर क्या आम जनता को नैतिकता से ज्यादा परिणाम चाहिए? बगैर नैतिकता का प्रगति नहीं हो सकता। आप चंद महीनों के लिए, 1-2 वर्षों के लिए प्रगति पथ पर जा सकते हैं, लेकिन नैतिकता नहीं होगा तो उस पर आप टिके नहीं रह सकते हैं। इसलिए नैतिकता की बहुत अधिक आवश्यकता है, सिर्फ राजनीति और सरकार में ही नहीं, समाज के हर वर्ग में। और ये अगर आ जाए हमारे जनता में, और एक तरह से देखा जाए जनप्रतिनिधि और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, उन्हीं की जिम्मेवारी है, जनप्रतिनिधि और सरकार की और लंबा जिम्मेवारी प्रोसेस है सर, और कांस्टेंट प्रोसेस है। जी, बहुत लंबा प्रोसेस, लेकिन कोई करता ही नहीं। एक जनप्रतिनिधि को कम से कम 24 घंटे में 16 घंटा तो उसे काम करना ही चाहिए, और 16 घंटे में 6 से 8 घंटा तो उसे अपने विधानसभा क्षेत्र के ऊपर केंद्रित काम करना चाहिए, जो लोग नहीं करते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि वह काम मैं करता रहूंगा। जितना मेहनत आज लोग मुझे क्षेत्र में करते हुए देख रहे हैं, सेम देखेंगे नवंबर के बाद। उम्मीद यही है सर। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आप किसको सबसे बड़ा विपक्ष मानते हैं, बीजेपी या आरजेडी? बिहार में तो विपक्ष है ही नहीं। आप ना बीजेपी को विपक्ष कह सकते हैं, ना आरजेडी को विपक्ष कह सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्ष के लिए लड़ते रहते हैं, विपक्ष के लिए नहीं लड़ते हैं दोनों। कब हम पक्ष में आ जाए। रही बात जनसुराज, तो जनसुराज की लड़ाई एनडीए से होगी। आरजेडी या यूपीए कहीं कोई पिक्चर में नहीं है, जनसुराज की लड़ाई एनडीए से होगी। चलिए सर, अब अगले राउंड की तरफ आते हैं, काहे राउंड। क्योंकि सर बिहारी जब भी कुछ 19-20 या कहीं भी कुछ देखता है, और जो क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, तो दिमाग में आता है काहे ऐसा। तो उसी राउंड पे आते हैं सर। काहे ऐसा लगता है कि जन स्वराज बस आम आदमी पार्टी जैसा ही प्रयोग है, जहां चेहरे नए हैं पर मुद्दे वही? जनसुराज आम आदमी पार्टी की तरह है ही नहीं। वो आंदोलन का निकला हुआ चीज थे,
आम आदमी पार्टी। जनसुराज एक अभियान है, इसलिए लोगों को जनसुराज पे अधिक भरोसा है, जो लंबे बरसों तक कायम रहेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। काहे पीके जी ने, जो बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार बने, बिहार के लिए सीधा कुछ नहीं किया? उस वक्त प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजिस्ट थे, चुनावी रणनीतिकार थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे। लेकिन तब भी तो बिहारी थे सर। बिहारी थे, इसीलिए तो उन्होंने उद्धव जी को कंपेल किया कि बिहारी को कोई बिहारी ना कहे। यह अंदर में जज्बा था, तभी तो इसलिए वो बिहार आए। सभी पार्टियों को उन्होंने कंधा लगाया। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, अब बिहार के लोगों का कंधा के लिए कंधा लगाऊंगा, बिहार को जिताऊंगा, जनसुराज को जिताऊंगा। और जनसुराज का जीत मतलब बिहार की जीत। अगले सवाल की तरफ आते हैं सर। काहे जब वो सत्ता के इतने करीब थे, तब भी बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में कोई स्थायी समाधान नहीं निकाल पाए? क्योंकि सत्ता के करीब थे, लेकिन सरकार की जज्बा को तो वो नहीं बदल सकते थे ना। वो एक स्ट्रेटेजिस्ट थे, ना कि वो कोई सरकारी पद पे थे। तो वो बिहार की जो सरकार का जो एटीट्यूड है उसको नहीं बदल पाए, इसीलिए तो वहां से अलग हुए। बिहारियों के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, इसीलिए तो वहां से अलग हुए। अब फुल फ्लेज्ड जी जमीन पे उतर गए हैं और उसी मिशन पे चल रहे हैं। सर अगला सवाल, आखिरी सवाल इस सेक्शन का। काहे जन स्वराज की पदयात्रा बहुत चर्चित रही, लेकिन उसका कोई ठोस जमीन पर असर नहीं दिखा? सर, पदयात्रा बहुत अधिक सफल रहा और उसका असर भी दिखा। आपको उपचुनाव में परिणाम नहीं दिखा, जीता हुआ परिणाम नहीं दिखा। 11% हम वोट लाए, सिर्फ 1-2 महीने पुरानी पार्टी 11% वोट, जो बीजेपी को 20 बरस लगा था 11% वोट लाने में। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ना जी। उसको भी 20 बरस लगे थे 10.5% वोट तक आने में। हम तो 1 महीने में 10.5% वोट को पार किए हैं। तो लोगों को भरोसा उस टाइम भी था। आउटकम नहीं ला पाए, लेकिन आउटपुट आपको मिला। जी, आउटपुट मिला। अब बिहार की बात सेक्शन पे आते हैं सर। बांकीपुर क्षेत्र के लिए आपका विजन क्या है सर? सर, बांकीपुर का मेरे अंदर बांकीपुर के लिए बहुत सारे प्लान हैं। हमारा एक ही विजन है, अगर एक लाइन में कहेंगे तो, कि सुंदर और स्वस्थ बांकीपुर। स्वस्थ सिर्फ शरीर से नहीं, मानसिकता से। आज हमारी लड़कियां सड़क पे निकलती है, 2-4 लड़के ऐसे देखते रहते हैं कि उनको अच्छा नहीं फील होता। तो स्वस्थ से मुझे ये मेरा सोच है कि स्वस्थ बांकीपुर का मतलब कि हर किसी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ सही सोचे, स्वच्छ रहे। अगर बांकीपुर की जनता आपको चुनती है सर, तो वो पहला कौन सा काम होगा जो आप 3 महीने में पूरा करेंगे, ताकि जनता कहे कुछ तो बदला? बांकीपुर विधानसभा और पटना महानगर में कहीं भी इंक्रोचमेंट और गंदगी नहीं देखने को मिलेगा अगले 1 महीने में। लेकिन साहब, इंक्रोचमेंट एंटी ड्राइव डालिएगा तो ये बहुत बैकफायर करेगा। जो भी हो जाए, जितने बड़े बड़े लोगों का घर टूटेगा, जितना भी टकराना पड़ेगा टकरा जाऊंगा, लेकिन नहीं रहने दूंगा 1 इंच इंक्रोचमेंट या छोटा से छोटा गंदगी बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं रहने दूंगा। लेकिन सर, इलीगल प्रॉपर्टी देखे, इंक्रोचमेंट देखे, तो सर देखा जाए तो फिर आधा का आधा शहर अब जो भी हो जाए, जितने लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सड़क शहरवासियों के लिए होता है, आपका घर 2 फीट आगे बढ़ा लेने के लिए नहीं होता। और वो सर जो गांव से जितने वेंडर्स आए हैं सर, वो अपना रोजी रोटी कमा, उनको एक सही जगह मिलेगा। जब उनको, आज मैं देख रहा हूं, अगर किन्हीं को मिला भी है जगह तो वहां जाना नहीं पसंद करते हैं। तो यह मानसिकता उनके अंदर बदला जाएगा कि तुम जहां रहोगे तुम्हारे पीछे पब्लिक जाएगी, कस्टमर जाएगी। इसलिए उनका भी एक डिफाइन करके सबों को हटाया, किसी को नहीं जाएगा, सबों को एक प्रॉपर प्लेस दिया जाएगा। आखिरी सवाल सर बिहार की बात में, बांकीपुर से जन स्वराज की जन को अगर जीत मिलती है, तो क्या आप सिर्फ पीके मिश्रा के रूप में काम करेंगे या प्रशांत किशोर जी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे?
बांकीपुर के प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा, बांकीपुर के जनता का भाई बन के काम करूंगा। सर बहुत बहुत बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया, और मैं एज अ होस्ट बहुत कुछ सीखता हूं जब आप जैसे गेस्ट हमारे पास आते हैं। और बहुत आशा है सर बिहार को और बांकीपुर क्षेत्र खासकर कि वो बदलाव आए। बहुत उम्मीद लेके बैठे हैं सर, और आशा है कि जन स्वराज, सिर्फ आप ही नहीं, पूरा जन स्वराज इस कसौटी पे खड़ा उतरे। तो ये थे हमारे आज के मेहमान श्री पीके मिश्रा जी, जन स्वराज के उम्मीदवार। सवाल पूछे गए, जवाब मिले, और अब फैसला जनता के हाथ में है। जन स्वराज क्या जन भरोसा की सियासत है या फिर एक और प्रयोग, ये तय करेगी आपकी सोच, आपकी समझ और आपका वोट। बिहार अब भाषणों से नहीं, बदलाव से गूंजना चाहता है। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में एक नए चेहरे और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार। सर आपका बिहार की गूंज पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने समय दिया सर, इसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते रहेंगे, और आपने साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया बांकीपुर के लिए, बिहार के लिए। ऐसे ही आप अपने समर्थन को जारी रखें, और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का समर्थन मिलता रहा तो निश्चित ही बदलाव होगा। बिहार बदलेगा, बांकीपुर बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। यही उम्मीद है सर, और यही उम्मीद की किरण से शायद बिहार फिर से वो अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त करे, और हर बिहारी अपने खोए हुए गरिमा को, अपने खोए हुए घर को, अपने खोए हुए राज्य को वापस पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।